Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लास्ट चैप्टर आपकी जो क्लास 11th है उसका हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द टेल ऑफ द मेलन सिटी। और प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चैप्टर है ये बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही आईनी इसमें यूज़ किया गया है। ह्यूमरस मतलब हंसी मजाक से भरी हुई है, लाइक आप खुद पढ़ोगे तो कहोगे यार क्या ये सिली बात है। और दूसरी चीज़ है, बहुत ही आईनी चीज़ों का यूज़ किया गया। आईनी क्या होता है? समथिंग कॉन्ट्ररी टू द रियलिटी, लाइक बिटर ट्रूथ हम जिसे बोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम पूरी इस पोम में विटनेस करने वाले हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल क्या है, इसको जस्टिफाई करते हैं। द टाइटल इज द टेल ऑफ अ मेलन सिटी, जिसको लिखा है विक्रम सेठ ने। नाउ अब टेल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। जैसे बचपन में हम फेरी टेल्स पढ़ते थे, तो एग्जैक्टली ये भी एक छोटी सी कहानी है ऑफ मेलन सिटी। अब मेलन का मतलब तो आप सबको पता होता है, मस्क मेलन, जिसको हम खरबूजा बोलते हैं हिंदी में। तो ये कहानी है एक मेलन सिटी की। अब इसको मेलन सिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एक ऐसी सिटी की बात हो रही है जहाँ पे मोनार्की होती थी, जहाँ पे किंग रूल होता था, और जहाँ का जो राजा बना था वो एक मेलन बना था। सो इट इज ऑल अबाउट द टेल ऑफ अ मेलन सिटी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ इस चैप्टर का, और फिर हम चैप्टर इस एग्जैक्टली पोम को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। नॉट चैप्टर, इट्स बेसिकली अ पोम जो बहुत ही अच्छे वर्ड्स फॉर्म में लिखी हुई है। सो ये जो बेसिकली पोम है जिसको लिखा है विक्रम सेठ ने, इसमें एक किंग होते हैं, जैसे कि हमें पता चल ही रहा है। जो किंग होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक द किंग वाज जस्ट नोन फॉर टू थिंग्स। वो अपने जस्ट के लिए, जस्ट नोन फॉर जस्ट एंड प्लेसेड, लाइक वो बहुत ही जस्टिस वाले होते हैं, बहुत न्यायप्रिय होते हैं, और बहुत ही प्लेसेड होते हैं, बहुत ही कूल, बहुत ही काम टेम्परामेंट के होते हैं। ये दो उनकी यूनिक क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत जाने जाते हैं। अब बाकी राजाओं के जैसे इनकी भी एक विश थी, एक डिज़ायर थी कि वो एक ऐसी कोई चीज़ बनाए जो उनको उनके जाने के बाद भी वो लोगों को उनकी याद दिलाता रहे, या एज अ ऑनर उनके कुछ वो चीज़ बनाना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि शाहजहां ने ताजमहल को कंस्ट्रक्ट कराया था किसी की याद में, किसी को ऑनर करने के लिए, या उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको डिक्टेट करें या उनको स्पेसिफाई करें, एज अ सिंबल वो कुछ बनवाना चाहते थे। तो वो इंस्ट्रक्ट करते अपने सब्जेक्ट्स को कि उनको क्या बनवाना है। एक आर्क बनवानी है, आर्क इज लाइक डूम शेप, ऐसे करके एक आर्क होती है, तो ऐसा कुछ वो बनवाना चाहते थे। अब आर्क ऐसी कहाँ बनवाना चाहते हो? पाथवे में, जहाँ पे वो खड़े होके अपनी पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरी पब्लिक को वो एड्रेस कर सके, वो एडिफाई कर सके। जब भी उनको कुछ बोलना होता था, भाषण देना होता था, तो उस जगह पर आ जाए और सब लोगों को वो एक साथ देख सकें, और उस जगह पे उनको बहुत अच्छा फील होता था। तो ये सोच के अच्छा फील हो, ये सोच कर उन्होंने उस आर्क बनवाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी। इसके लिए उनके सब्जेक्ट्स किसको कॉल करते हैं? सबसे पहले चीफ ऑफ बिल्डर को कॉल करते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे? अब ये साइकिल घूमेगी ब्लेम गेम के लिए। बॉल पास करेंगे दूसरे के हाथ में, फिर दूसरा तीसरे को पास करेगा, तो ब्लेम वाली बॉल पास होने वाली, उसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन आया? यहाँ पे क्या क्या लिख दिया मैंने? चीफ ऑफ बिल्डर्स। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स को सबसे पहले बुलाया गया और उनको काम दिया गया कि आपको एक आर्क को कंस्ट्रक्ट करवाना है, और आर्क कैसी कैसी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें बताएं, जिसपे कंफर्टेबली हमारे जो किंग है वो खड़े हो सके और लोगों को एडिफाई कर सके। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स को जब बुलाया गया और फिर उन्होंने किसको काम दिया, उनको आगे आगे इंस्ट्रक्शन दी। तो इस बीच में क्या होता है, जब ये फाइनली कंस्ट्रक्ट हो जाती है और जब पहली बार किंग बहुत प्राउड के साथ उसमें एंटर करने वाले होते हैं, और जैसे ही वो उस आर्क में एंटर करते हैं ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, तो उनका जो क्राउन होता है, जो मुकुट उन्होंने पहना, जो ताज उन्होंने पहना होता है, वो उससे टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गिर जाता है वो उनको बहुत डिसग्रेस लगता है, उनको बहुत शेमफुल एक्ट लगता है कि ऐसे कैसा हूँ मैं, एक ऐसी चीज़ में आया और उसने मेरा क्राउन, जो मेरा प्राउड, जो मेरा ऑनर है, उसको ही गिरा दिया मेरे पैरों में।
तो उनको ये जान के बहुत बुरा लगता है और उनको बिकॉज ही वॉज नोन फॉर जस्ट एंड प्लेसेंट, तो उनको लगा कि नहीं यार ये फेयर होना चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई, बहुत शेमफुल एक्ट हो गया, बहुत ही डिसग्रेस हो गया ये, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी पिटी लगेगी, क्राउन की बिगेस्ट क्राउन गिर गया, उसकी इंसल्ट हो गई, तो अब हमें किसी को जिसने इस आर्क को गलत तरीके से इस कम हाइट का बनाया है या सही हाइट का नहीं बनाया, हम उसको पनिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉल किया जाता है चीफ ऑफ बिल्डर्स को जिन्होंने इसको बनाया। अब और ये मेजरली ब्लेम गेम शुरू क्यों होती है, क्योंकि किंग ऐसा इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा ऑर्डर देते हैं कि जिसने भी इसको बनाया उसको वी शिल हैंग हिम टू डेथ, उसको हम फांसी लगा के मार देंगे जान से। इसीलिए वो कॉल करते हैं सबसे पहले चीफ ऑफ बिल्डर्स को, जिसको एग्जैक्टली ये पूरा काम दिया गया था, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स जो होते हैं वो थोड़े से डर जाते हैं और वो अपना लाइक टू जस्ट गेट रेड ऑफ कि हमारा ये हम पे ब्लेम नहीं आना चाहिए या हमारी कोई एग्जैक्टली गलती नहीं है, तो किसको बोलते हैं मैंने तो जैसा आपने किंग जैसा आपने ऑर्डर दिया, जैसा इंस्ट्रक्ट किया एग्जैक्टली वैसा ही मैंने किसको वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट किया, हो सकता है वर्कर्स की कोई गलती होगी, तो वो उससे जस्टिफाई हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है वर्कर्स को हम फांसी देंगे, वर्कर्स को बुला के लाइए। तो ये चीफ ऑफ बिल्डर्स का जो उन पे शोल्डर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो किसको पास ऑन कर रहे हैं अब यहाँ पे, वर्कर्स को। वर्कर्स को क्यों, बिकॉज एग्जैक्टली वर्कर्स आर कंसिडर्ड कि जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने उस आर्क को बिल्ड किया है। अब वर्कर्स बोलते हैं कि ये हमारी गलती नहीं, जैसा हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था हमने वैसा बनाया, बट एग्जैक्टली जो ब्रिक्स थी वो राइट साइज की नहीं थी, जिसकी वजह से आर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हमारी गलती नहीं, ब्रिक्स की गलती है यहाँ पर। तो ब्रिक्स कौन बनाता है, मेसन बनाता है, मेसन। सो यहाँ पे अब बात आ गई है मेसन्स की। अब मेसन को बुलाया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। तो जब मेसन्स को बुलाया तो मेसन ने ये किसको ब्लेम करा, जितने भी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो ब्रिक्स बनाते, जो ईंटों को बनाते हैं, उन्होंने बोला कि हमें आर्किटेक्ट जो होते जिन्होंने इस आर्क का आर्किटेक्चर बनाया था उसको ब्लेम कर देते हैं। तो अब मेसन्स बोलते हैं कि जैसा हमें आर्किटेक्ट ने इंस्ट्रक्ट किया था हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया, हो सकता है कहीं पे उन्होंने हमें गलत कन्वे करा, जिसकी वजह से हमने शायद गलत साइज के ब्रिक बनाई और जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो वह फाइनली किसके ब्लेम जाता है, मेसन्स भी पास ऑन कर देते हैं और ये ब्लेम किसके ऊपर जाता है, आर्किटेक्ट के ऊपर। अब जब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपने ब्रिक का साइज गलत क्यों दिया, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें होगी। तो आर्किटेक्ट बोलते हैं आई डू एक्सेप्ट कि मैंने ये सारी चीज़ें करी, बट मैं आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे किंग को बोलते हैं मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप शायद भूल गए हैं, आपने मेरे डिज़ाइन में जो मैंने डिज़ाइन आपको लेआउट दिया था आर्क का, उसमें आपने कुछ स्लाइड से अमेंडमेंट्स कराए, जिन अमेंडमेंट्स की वजह से मुझे ब्रिक का साइज ऐसा देना पड़ा और जिन अमेंडमेंट्स की वजह से उसका साइज थोड़ा सा छोटा बना और आपका क्राउन वहां से टकराया और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से आपको बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई और आपको ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग विच इज डिसग्रेस टू यू। तो आर्किटेक्ट ने अब ये ब्लेम किसको कर दिया है, अभी आर्किटेक्ट से ब्लेम चला गया है हमारे किंग के ऊपर। और किंग क्योंकि बहुत जाने जाते हैं फेयर के लिए, जस्ट के लिए, प्लेसेडनेस के लिए, तो अब वो कहीं ना कहीं कहते हैं बट अब वो बहुत कंफ्यूजन के स्टेट पे आ गए, यार ऐसा कैसा हो गया, मुझसे ही गलती होगी, अब मतलब फांसी की सजा मुझे ही मिलेगी। तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं और वो कंफ्यूजन वाले स्टेट पे आ जाते हैं। फ्यूरियस तो हो ही रहे होते हैं क्योंकि वो गुस्से में होते हैं, उनका क्राउन गिर गया, उनकी इंसल्ट हो गई, डिसग्रेस फील कर रहे थे। तो अब वो बोलते हैं आई नीड समबडी टू काउंसिल मी, तो किसी वाइज पर्सन को बुलाया जाए जो मुझे काउंसिल करे और जो मुझे सही से बताए कि व्हाट एग्जैक्टली टू बी डन, बिकॉज वो फेयर तो करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब वो बुलाते हैं किसी वाइज मैन को। अब देखिए कितना ह्यूमरस चीज़ है, वाइज मैन ऐसा होता है ना कि तो वो जो चल पाते और ना ही उनको कुछ दिखता है। सो वो चल भी नहीं पाते, उनको दिखता भी नहीं, उनको कोई लेके आता है, उनको उठा के लेके आते हैं और वो पर्सन काफ़ी एज के होते हैं, ही इज एन ओल्ड एज पर्सन हु कैन नॉट वॉक ऑन हिज ओन नीदर सी फ्रॉम हिज नेकेड आइज। तो ना वो देख सकते हैं ना वो चल सकते हैं और उनकी एज इतनी होती है, इसीलिए उनको वाइज बोला। वाइज क्यों, बिकॉज उनकी एज बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबली एज की वजह से उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए उनको कॉल करते हैं और वो भी यही बोलते हैं कि जिसकी गलती है सजा तो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। अब गलती उन्होंने किसकी निकाली, तो एक और ह्यूमरस चीज़ है, वो बोलते हैं कि गलती किसकी हुई, किससे क्राउन टकराया, सो दैट वाज एन आर्क, तो ये आर्क की गलती है, आर्क को तो सजा देनी ही चाहिए। तो वो डिसाइड करता है हाँ ये अच्छी चीज़ है, आर्क की वजह से क्राउन गिरा है, अब आर्क को हमें पनिश करना चाहिए। तो आर्क के वहाँ पर वो एक गैलो बनवाते हैं
फांसी का फंदा जैसे, और तैयारी करते हैं कि हम आर्क को ही विल सेंटेंस डेथ, आर्क को फांसी पे टांग देंगे और आर्क ही खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बट इसमें कुछ जो वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं ये तो अनफेयर है कि आर्क को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, रादर हमें क्या करना चाहिए कि आर्क को आप कैसे पनिश कर सकते हो, ये तो अब क्या जस्टिफिकेशन देते हैं वो, आर्क को क्यों पनिश नहीं करना चाहिए या आर्क को क्यों हमें सेंटेंस टू डेथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आर्क इतनी वो ऑनरेबल हो गई है। वो क्यों ऑनरेबल हो गई है, बिकॉज वो आर्क पे तो किंग का हेड टच हुआ था, उनका क्राउन टच हुआ था, तो वो भी इतनी वैल्यूएबल हो गई, तो हम उस आर्क को कैसे पनिश करना, ये तो और डिसग्रेस हो जाएगा, तो और इंसल्ट करना होगा कि जिस आर्क ने किंग के हेड को टच करा, उनके क्राउन को टच करा, हम उसको पनिश करें, तो ये तो मुझे कहीं भी लॉफुल नहीं लग रहा, तो ये अगेन गलत है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि बट पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो अगर बनवाया है उन्होंने, गैलो अगर बनवाया है, रोप्स एंड गैलोस है, तो वो पनिशमेंट तो मिलेगी किसी ना किसी को, बिकॉज ही इज वेरी मच फेयर एंड ही इज वेरी मच जस्ट, जस्टिस तो होके ही रहेगा। तो अब किसको वहाँ पे सूली पर टांगा जाए, तो वो डिसाइड करते हैं कि जो भी उसमें फिट हो जाए, मिनिस्टर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो भी उस सूली में फिट हो जाए हम उसको सेंटेंस टू डेथ दे देंगे। अच्छा, अब कौन फिट होता है, सबको एक एक करके ट्राई कराया जाता है कि यस यू जितने भी जिन पर भी ब्लेम होता है, ऐसे इन सबको एक एक करके बुलाया जाता है, और फाइनली उनमें एक पर्सन फिट हो जाता है एट द लास्ट। और वो पर्सन कौन होते हैं, हमारे किंग। फाइनली किंग के लिए वो परफेक्ट प्लेस हो, मतलब परफेक्ट फिट हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर हाइट के हिसाब से वो बनाया होता है, और किंग को फाइनली किंग को सेंटेंस किया जाता है टू डेथ, और उनको सूली पर टांग दिया जाता है, और उनकी इससे डेथ हो जाती है। बट यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। मिनिस्टर्स के लिए एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है। क्वेश्चन इज दैट कि अब कौन इस थ्रोन को संभालेगा, अब कौन राजगद्दी पे इनके बाद कौन आएगा, बिकॉज उनके कोई बच्चे नहीं होते, उनका कोई बेटा नहीं है जो उसको संभाल सके, तो अब कौन आएगा। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा, एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस है, उनकी कस्टमरी चॉइस है, उनका कस्टम है, उनका रिवाज है कि ऐसा होता है कि जो भी इस हमारे सिटी के मेन गेट से जो फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा वो ये डिसाइड करेगा, जो भी वो बोलेगा उसके हिसाब से हम उसको किंग बना देंगे इस जगह का। अब वहां से जो फर्स्ट पर्सन एंटर करता है, ही इज एन इडियट। एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा है इस चैप्टर में कि वो एक इडियट होता है, वो एक पागल इंसान होता है, सरफरा इंसान होता है, जिसको मेलन्स बहुत पसंद होते हैं। क्या पसंद होते हैं उसको, मेलन्स बहुत पसंद होते हैं, खरबूजों का वो दीवाना होता है, और जब उससे कुछ भी पूछा जाए तो वो स्टूपिडली हर चीज़ का आंसर वो मेलन करके ही बताता है। तो जब उनसे मिनिस्टर्स ने पूछा कि यहाँ पर अब इनके बाद हमारा राजा कौन होना चाहिए, और वो भी लाइक कितना आई नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेलन होना चाहिए, और एज अ कस्टमरी कि हम उसको बहुत रीति रिवाजों से उन्होंने डिसाइड करा था, और सारे प्रैक्टिसेस रिचुअल्स के थ्रू ही वो मेलन को अपना किंग बनाते हैं, उसको वो थ्रोन पे बिठाते हैं, उसको राजगद्दी देते हैं, और उसके सिर पर वो क्राउन भी रखते हैं। तो तब से उनका राजा कौन हो गया, मेलन। वो एक इंसान नहीं है, जानवर नहीं, एक लाइफलेस चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है जो अब उनको रूल करेगी। और जब उनसे पूछा जाए कि उनको कैसे लग रहा है, तो वो कह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल कि उनकी कोई फ्रीडम को इंटरप्ट नहीं कर रहा, वो पीस से वो लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, लिबर्टी है उन लोगों को, फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको एक ऑब्जेक्ट क्यों ना रूल करे। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कितनी ह्यूमरस और कितनी आईनी वाली ये एग्जैक्ट पोएम है, जिसको हम इमीडिएटली अभी डिस्कस करेंगे। मेरे को तो बहुत ही हंसी आ रही पढ़ाने में भी, और शायद आपको पढ़ के भी बहुत ही मज़ा तो आने ही वाला है, आई कैन श्योर दैट। चलो ठीक है, तो आई होप ये जो ब्लेम गेम वाली साइकिल है ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गई है। और मेजर इस पोम के थ्रू क्या बताया गया कि एक राजा अपनी दो चीज़ों की वजह से जाना जाता है, दो क्वालिटीज़ की वजह से। उनकी जो मेजेस्टी होती है वो दो चीज़ें होती है, एक होता है ही इज़ वेरी जस्टिस पसंद होता है, न्याय पसंद होता है, उनको फेयर होनी चाहिए चीज़ें। दूसरा बहुत ही प्लेसेड होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही कूल टेम्परामेंट के वो इंसान होते हैं। और लास्ट में जब वो लोगों को फ्रीडम मिलती है तो वो उसको भी इंजॉय करते हैं, कैसे चाहे उनको एक मेलन क्यों ना रूल करे, तो वो उस चीज़ में बहुत ही खुश रहते हैं उनकी प्रजा में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल पोम। अब जल्दी से
बोर्ड तो क्लियर कर ही रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थीम समझेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर पोम को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर इसकी समरी और फिर एंड में क्वेश्चन आंसर से इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द थीम ऑफ द पोम। So, The Tale of Melon City by Vikram Seth is a satire about a king. Satire बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना sarcastic way में satire, comment करना, एक व्यंग्य जिसे बोलते हैं शायद, to the best of my knowledge. So, satire कर रहा है किस पर, एक king पर, कि यार ये कैसा इनका मूर्ख king है, like कि किस टाइप का एक कमेंट कर रहे हैं किंग की बुद्धि पर। सो हिज मिनिस्टर्स एंड द किंगडम, ये द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ इज अ सटायर अबाउट अ किंग। सिर्फ किंग पे सटायर नहीं कर रहे, उनके मिनिस्टर्स पर भी, बिकॉज मिनिस्टर्स भी कितने मूर्ख हैं। जब हम पढ़ेंगे तो वो ऐसे बिहेव करते हैं, वो बोलते हैं कि अब अगर हमने ये फांसी का फंदा बनाया है तो कोई ना कोई को तो इसमें हैंग होना ही पड़ेगा, एंड वाई नॉट कि वो किंग ही क्यों ना हो, बिकॉज किसी को तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिसग्रेस होगा, ये इंसल्ट होगा हमारे क्राउन की, तो हमें करना ही पड़ेगा। और फाइनली जब किंग की वो डेथ होगी, और वो तब ये ऐसा इतना आईनी स्टेटमेंट बोल रहे, लिव लॉन्ग ओ किंग लिव लॉन्ग, और वो करते करते उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कैसे कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। तो इट इज जस्ट नॉट अ सटायर ऑन किंग बट ऑल्सो ऑन द मिनिस्टर्स एंड द एंटायर किंगडम। Now, the king has been ironically called lawful. तो बहुत ही ironically तरीके से, like this is something which is contrasting to the reality. He is called lawful. उनको lawful तो हम बोल रहे हैं, just तो हम उनको बोले, but that is a biggest irony which is used in the poem. But in reality, he stretches justice too far. वो अपने जस्टिस को, वो अपनी जस्ट नेचर को कुछ ज़्यादा ही दूर ले जाते हैं जितना नहीं करना चाहिए था, कुछ अति हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। सो ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर वन डे ही हिमसेल्फ इज हैंग्ड। और अपनी इस जस्टिस की वजह से ही, अपने न्याय प्रिय, लाइक यू नो कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। तो इतना भी न्याय प्रिय नहीं होना चाहिए, हमें इतना भी फेयर नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ही अनफेयर हो जाए। आज भलाई का ज़माना नहीं है ना, तो एग्जैक्टली यही बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ। So due to this quality of his character, one day he himself is hanged. The ministers also are a group of fools who decide an odd way to choose the next king. अब यहाँ पे king तो fool हैं, या जो हमें समझ में, वो exactly foolishness नहीं है, because he is not selfish, he is very just। और उन्हें justice को, just जो nature थी उनकी, being just, और उनकी जो justice की quality थी, उसको इतना दूर तक लेके चले गए कि जो उनको ही, उनके साथ ही unfair हो गया, उनके साथ ही unjust हो गया। और यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल्सो आर ए ग्रुप ऑफ फूल्स, मूर्खों का ग्रुप है, बिकॉज वो बोलते हैं कि अगर हमने लाइक फांसी का फंदा अगर बनाया है तो किसी को तो उस पर हैंग होना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके डिसाइड करते हैं जो जिसकी हाइट फिट हो जाए, जिसपे वो सही फिट हो जाए। लाइक ये किस तरीके से बात है। दैट इज व्हाई दे आर द ग्रुप ऑफ फूल्स हु डिसाइड एन ऑड वे टू चूज द नेक्स्ट किंग। और मूर्खता कब दिखाते हैं, जब वो बोलते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट किंग होगा। ऐसा कोई करता है क्या कि जो भले वो एक पागल इंसान एंटर हुआ हो और उससे बोलते हैं कि तुम बताओ कि कौन किंग होगा। ऐसे कोई किसी जगह को रूल किया जा सकता है? ऐसे कैसा किंगडम बनेगा? कैसी वहाँ की इकोनॉमी होगी? कैसे वहाँ के लोग होंगे? कैसे रूल्स रेगुलेशन कौन फॉलो करेगा? तो वो एक ऑब्जेक्ट से रूल हो रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? सो एन इडियट अनाउंसेस दैट अ मेलन शुड बी द किंग एंड पीपल इनहेजिटेंटली क्राउन अ मेलन एज देयर किंग। और उस इडियट ने अनाउंस करा, बिकॉज मेलन बीइंग हिज फेवरेट फ्रूट, मेलन खरबूजा उस इडियट का बहुत ही फेवरेट फ्रूट होता है। और वो उससे कुछ भी पूछो, हर चीज़ का आंसर मेलन ही देता है। पागल है ना, इडियट है। सो उससे जब पूछा कि किंग कौन होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से बिना किसी हिचकिचाहट के बोलता है मेलन। और वहाँ के लोग तो और बड़े, उस इडियट से भी बड़े इडियट होते हैं, और वो बोलते हैं कि ओके वी आर वेरी गुड विद इट। तो एन इडियट अनाउंसेस दैट अ मेलन शुड बी द किंग एंड पीपल इनहेजिटेटिंगली क्राउन अ मेलन, और मेलन को क्राउन भी करते हैं एज देयर किंग। People also do not bother who their king is as long as they enjoy their freedom। और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कोई ऑब्जेक्ट, एक फ्रूट रूल कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता as long as they enjoy their freedom। वो बोल रहे हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं, पीस प्रिवेल करता है और हम लोग बहुत फ्रीडम में रहते हैं, कोई बंदिशें नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, वी इंजॉय आवर फ्रीडम। और जब तक हम पीस और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्ट, हमें कोई एक खरबूजा रूल करे, सो वी डोंट माइंड विद दैट एट ऑल। So now
दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर की कितनी मूर्खों वाली ये जो पोम है एग्जैक्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम पूरा जल्दी से पढ़ते हैं अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम इस पोम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। द पोम द टेल ऑफ अ मेलन सिटी टेल्स द स्टोरी ऑफ द सिटीज न्यू किंग अ मेलन। ये जो पोम है एग्जैक्टली रिवॉल्व करती है कैसे एक किंग की डेथ हुई और कैसे उनकी जगह पर एक खरबूजे ने उनको रूल करे, नए किंग आ गए जिनका जो कौन थे, कोई और नहीं, वो एक फ्रूट थे जो कि मेलन थे। अब कैसे किंग मेलन बने वहां पे। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस द किंग ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्क। और जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है तो आगे आगे चलती है, किंग ऑर्डर करते हैं कि उनको क्या कंस्ट्रक्ट कराना है, एक यादगार, एक मेमोरी, एक सिंबल ऑफ विक्ट्री, एक उनको क्या करवाना है, कंस्ट्रक्ट, एक आर्क कंस्ट्रक्ट करानी है विच टर्न्स आउट टू बी टू लो। लेकिन जब वो बन जाती है तो उसकी हाइट काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से उनका सिर टकरा जाता है और क्राउन उनका वहीं आर्क से नीचे गिर जाता है। अभी वो एड्रेस करना भी उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी एंटर ही हो रहे थे उस आर्क से। It struck the king's head, causing his crown to fall off, और उनका सिर वहां पे अटक गया किंग का, और causing his crown to fall। और उनका जो क्राउन था, उनका जो क्राउन था मेजरली वो वहां पर गिर जाता है उसी आर्क पर। The king regards it as a disgrace and orders that the chief of builders be hanged। और किंग को बहुत बुरा लगता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी, उनको डिसग्रेस फील होता है कि क्राउन जिससे किंग का जो प्राउड होता है, जो किंग की जो प्राइड होती है, वो चीज़ गिर गई है पैरों में, तो ये बहुत डिसग्रेस फील करते हैं और इसके लिए बोलते हैं लेट्स कॉल नाउ चीफ ऑफ बिल्डर्स, और उनको हम हैंग करेंगे, उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए उनके इस गलत काम के लिए। Now, it is then followed by a chain of events। अब ये कैसे फॉलो होता है, ब्लेम गेम शुरू होती है, एक दूसरे को ब्लेम करे, दूसरा तीसरे को, फाइनली ब्लेम घूम के किंग पे ही आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो क्राउन था उसकी गिरने की वजह से। सो It is then followed by a chain of events in which they blame the other। एक चीफ ऑफ बिल्डर आता है जो वर्कर्स को ब्लेम करता है, वर्कर्स आते हैं वो मेसन्स को ब्लेम करते हैं, मेसन्स जो होते हैं वो आर्किटेक्ट को ब्लेम करते हैं, आर्किटेक्ट जो होता है वो फाइनली किंग को ब्लेम करता है। सो फाइनली अ न्यूज इज कंस्ट्रक्टेड टू डिटरमाइन द गिल्टी। अब फाइनली एक न्यूज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फांसी का फंदा एग्जैक्टली, क्यों, टू डिटरमाइन द गिल्टी एंड द ओनली पर्सन हु कैन फिट द न्यूज इज द जस्ट एंड प्लेसिड किंग। और वो डिसाइड करते हैं कि हमें एक न्यूज़ बनाना पड़ेगा, न्यूज़ इज जस्ट लाइक फांसी का फंदा, और वो डिटरमाइन करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, जो भी गिल्टी है इस चीज़ का, एंड और जो सिर्फ एक पर्सन उस न्यूज़ में फिट होता है वो सिर्फ जस्ट और प्लेसिड किंग होते हैं हमारे। द फर्स्ट पर्सन टू पास थ्रू दैट आर्क इज देन इलेक्टेड एज अ न्यू किंग। और जो सबसे पहला पर्सन उस रॉयल गेट से एंटर करेगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट किंग कौन होगा, बिकॉज वो जो पुराने किंग थे जस्ट और प्लेसिड उनकी तो डेथ हो चुकी होती है, और इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि मेलन टू बी द किंग, और मेलन को क्राउन करते हैं, उनको वो उनका ताज पहनाते हैं और उनको अपना किंग कंसिडर करते हैं। So this is how foolish, how humorous poem it is exactly। अब हम जल्दी स्टार्ट करेंगे रीडिंग वर्ड टू वर्ड। सो आफ्टर इद्रिस शाह, इनके बाद की बात है। सो इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, अब हमारे जो राइटर है विक्रम सेठ वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस सिटी की बात है, और इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। उस सिटी में जहाँ पे मैं गा रहा था, जहाँ पे मैं कुछ लिख रहा था, वहाँ पे एक ऐसे राजा रहते था जो बहुत ही जस्टिस की वजह से जाना जाता था, बहुत ही कूल कामनेस की वजह से जाना जाता, बहुत ही शांत सौम्य स्वभाव का था और बहुत ही न्याय प्रिय था। तो जस्ट का मतलब आप प्लेसिड जल्दी जल्दी देख लेते, जस्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मॉरली राइट एंड फेयर। प्लेसिड का मतलब होता है काम। The king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly। अब किंग प्रोक्लेम करते हैं, किंग ऐसा ऑर्डर देते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये किसी आर्क बननी चाहिए that triumphantly। अब प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि एक आर्क यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। that triumphantly, triumphantly का मतलब सेलिब्रेटिंग और कमेमोरेटिंग अ विक्ट्री, कि एक ऐसी आर्क बननी चाहिए जो मेरी विक्ट्री के बारे में, मेरी अच्छी जो मैंने जो हिस्ट्री में जो भी चीज़ें करी हैं पास्ट में अपने टाइम में, वो उन सारी चीज़ों को डिपिक्ट करे एज अ मेमोरी, एज अ यादगार, लोगों को याद दिलाए मेरी। तो कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फिकली would span the major thoroughfare। अभी कहाँ से कहाँ तक बनानी थी ये जो the king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly
would span the major thoroughfare to edify spectators there। अब ये कहाँ से कहाँ तक बननी थी? That would span the major thoroughfare, मतलब पास वे जो होता है ना, जो रोड वे जितना इसकी जो विड्थ होती है उसकी। सो अब मेन रोड इन अ टाउन कहाँ पे बनना चाहिए था? जो मेन रोड थी उनके टाउन की, वहीं बीचों बीच में इसकी इतनी विड्थ के साथ जो भी डायमेंशंस उन्होंने बताई उसके हिसाब से वो आर्क कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए थी। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, एडिफाई करना, एड्रेस करना, जब किंग जो होता है उनको अपने लोगों को एड्रेस करना होता है, भाषण देना होता है, कोई बात बतानी होती है, कोई चीज़ अनाउंस करनी होती है, तो उस जगह पे प्राउडली खड़े होकर वो सब लोगों को एड्रेस कर सके। सो टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, स्पेक्टेटर्स क्या होता है? ऑन लुकर, जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग। और जितने भी वर्कमैन थे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है चीफ ऑफ बिल्डर के थ्रू कि तुम लोग अपने ये ऐसा ऐसा काम है और ये सब आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, और वर्कमैन ने सारे काम पे जुट गए काम करने के लिए, और सून उन्होंने आँख को कंस्ट्रक्ट कर दिया। दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग, और क्यों करा? बिकॉज किंग ने बोला है तो काम तो करना पड़ेगा, एज इट इज, जैसा उन्होंने बोला उन्होंने एज इट इज उसको कर दिया। The king rode down the thoroughfare to edify spectators there। अब किंग ऐसा ही घोड़े पे सवारी करके आए, राइड करके घोड़े पे। सो द किंग रोड क्या है? राइड का पास्ट टेंस है, राइड रोड। द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर, और किंग राइड करके, हॉर्स पे राइड करके आते हैं उस मेन टाउन के, उस टाउन के मेन स्ट्रीट पर जहाँ पे वो आर्क कंस्ट्रक्टेड था। और अभी जा ही रहे थे वो लोगों को एड्रेस करने के लिए। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स, एडिफाई करना, इंस्ट्रक्ट करना या इम्प्रूव करना, मॉरली और इंटेलेक्चुअल, लोगों को बताना ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये करना है हमें, ये करना है, ऐसा ऐसा। अभी एड्रेस करने के लिए वो जा ही रहे थे। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, और जैसे ही वो उस आर्क के अंदर एंटर होते हैं उनका क्राउन वहीं पर हेड उनका टकराता है आर्क के साथ, और उनका क्राउन वहीं पर गिर जाता है। द आर्क वाज बिल्ट टू लो। अब क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज वो आर्क की जो हाइट थी वो कम से कम उनके क्राउन से ऊपर होनी चाहिए थी, बट वो उतनी ही थी, जिसकी वजह से वो जैसे उसमें एंटर होते हैं और उनका क्राउन वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ऑल दो ये जो किंग होते हैं बहुत ही प्लेसिड होते हैं, बट यहाँ पर ही फ्राउन, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्से से पूरे लाल हो जाते हैं, और उनका जो दिमाग है उनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना है, बहुत गुस्से में हो जाते हैं। सो अब फ्राउन, गुस्से वाला, अब प्लेसिड के साथ फ्राउन क्या इन यूज करा है यहाँ पे। सो फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, एक बहुत ही तेज गुस्सा दिखने लगता है उनकी चेहरे पर, पूरा चेहरा उनका लाल हो जाता है। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस, और किंग बोलते हैं तो बहुत ही बुरी बात है, ये एक अभिशाप है, दिस इज अ डिसग्रेस। The chief of builders will be hanged। अब कुछ भी हो जाए चीफ ऑफ बिल्डर्स को सजा तो मिलनी ही चाहिए। They would be sentenced to that, और उनको हैंग किया जाएगा उस नूज से। The rope and gallows were arranged, और उसके लिए रोप्स और गैलोस को अरेंज किया गया। जब हम फांसी का फंदा बनाते हैं तो हमें कुछ वुडन स्टिक्स चाहिए होती हैं और एक मोटी सी रोप चाहिए होती है। तो रोप्स एंड गैलो, तो ये देख सकते हो जो रोप है और ये जो गैलो है, ऐसा करके जो गैलो बना है वुडन का, जो स्टेज जैसा इस पर चढ़ेगा और यहाँ पर उनको हैंग कर दिया जाएगा। सो रोप और गैलोस को अरेंज किया गया। व्हाट इज गैलो? लेट्स चेक। मैंने फ्रॉन भी नहीं पढ़ा। सो फेशियल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल, डिस्प्लेजर और कॉन्सेंट्रेशन कैरेक्टराइज बाय फॉरोइंग ऑफ वंस ब्रोज, ऐसे करके, लाइक बहुत गुस्से में लाल लाल हो गया आईब्रोज को ऊपर करके। एंड देन गैलो का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर टिपिकली ऑफ 2 अपराइट्स एंड अ क्रॉस पीस फॉर द हैंगिंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये गैलो पीस उन्होंने, ये जो ऐसा बनाया जाता है इसको गैलो बोला है। सो रोप एंड गैलो, ऐसा स्टेज जैसा जिस पर चढ़ के जाके जो विक्टिम है, जो क्रिमिनल है, उसको सूली पे टांग दिया जाए। ropes and gallows were arranged। अब नेक्स्ट क्या होता है? लेट्स चेक इमीडिएटली। Now the chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. अब सबसे पहले किसको पेश किया गया? चीफ ऑफ बिल्डर्स को। बिकॉज मेजरली कौन रिस्पॉन्सिबल थे? चीफ ऑफ बिल्डर्स। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स वर लेड आउट। सबसे पहले चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया। He passed the king. He gave a shout. और जैसे ही वो किंग के पास आए उन्होंने चिल्ला के बोला, ओ मैजेस्टी, हमारी कोई गलती नहीं है, बिकॉज आपने जैसा इंस्ट्रक्ट करा मैंने एज इट इज वैसा वर्कमैन को इंस्ट्रक्ट करा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Oh king, it was the workman's fault. Oh, said the king and called a halt. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये जो चीफ ऑफ बिल्डर थे, चीफ ऑफ बिल्डर जो थे वो किस पे ब्लेम कर देते हैं? वर्कमैन पे ब्लेम कर रहे हैं।
वर्कर्स पे ब्लेम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, हे महाराज ये मेरी गलती नहीं है। किसकी गलती? जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है, जो वर्कमैन ने जो आपके मेरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया था, ये उन लोगों का कुछ फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से आपका क्राउन गिर गया और आपको डिसग्रेस फील हुआ। तो ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, अच्छा ऐसा हुआ क्या? थोड़ा पॉज लेते हैं। हॉल्ट लेना मतलब थोड़ी समय के लिए रुक जाना, एक ब्रेक लेते हैं वहां पर। अच्छा तो रुक जाते हैं कि अभी नहीं 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 हम चीफ ऑफ बिल्डर को सजा नहीं देंगे, थोड़ा रुकते हैं, मुझे सोचने दीजिए। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट ही सेड आई मस्ट। अब वो क्या बोलते हैं, इन ये जो प्रोसीडिंग्स इनको फर्दर मतलब हमें आगे का प्रोसेस करना था कि चीफ ऑफ बिल्डर को बुलाया जाए, उनको सेंटेंस डेथ किया जाए। इस प्रोसीडिंग्स को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करते हैं, कुछ समय के लिए इसको रोकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और बीइंग जस्ट होने की वजह से और अभी प्लेसिड भी हैं, वो काफ़ी शांत हो गए हैं, बिकॉज चीफ ऑफ बिल्डर की अब यहाँ पर कोई गलती उनको समझ में नहीं आ रही, तो काफ़ी शांत हो गए। लेकिन जस्ट तो उनको चाहिए, उनको फेयर तो उनको करना ही है। सो ही सेड, ही कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे जस्ट और प्लेसेड किंग है। आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। तो अब बोलते हैं नहीं, चीफ ऑफ बिल्डर को सजा नहीं दी जाए, अब किसको सजा दी जाएगी? वर्कमैन को। जितने भी लोगों ने यहाँ पे आर्क कंस्ट्रक्शन में काम किया है उन सभी को बुलाया जाए एंड आई मस्ट हैंग देम। सो आई मस्ट हैंग देम टू डेथ। नाउ आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। तो अब आपकी जगह मतलब चीफ ऑफ बिल्डर की जगह अब मुझे सारे वर्कमैन को यहाँ पे पेश किया जाए और उनको उनकी सजा मिलनी ही चाहिए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, वर्कमैन लोगों को बहुत सरप्राइज लगा, जैसा आपने बोला हमने आज अटैच करा, उनको बहुत सरप्राइज लगा। और वो यहाँ पे क्या कहते हैं, ओ किंग, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। वो कहते हैं हे महाराज, आपने क्या ये नोटिस नहीं करा कि ब्रिक्स का जो साइज था वो रेलेवेंट नहीं था जैसा ब्रिक्स का होना चाहिए? ब्रिक्स काफी छोटे साइज की बनी थी और ब्रिक के रॉन्ग साइज की वजह से आग का साइज भी छोटा हो गया। तो वो अपना जो उन पे जो ब्लेम आ रहा था वो उन्होंने उसको पास कर दिया किस पे? ब्रिक मेकर पे। सो ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, समन द मेसन्स। तो चलो अब किसको बुलाया जाए? अब राजा बोलते हैं अब मेसन्स को बुलाया जाए जिन्होंने इन ब्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया, इन ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर किया है। सो समन द मेसन, समन का मतलब क्या था? कॉल अपॉन, किसी को बुलाने के लिए। सेड द किंग, द मेसन स्टूड देयर क्विवरिंग। वो बहुत डरते कांपते, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें अभी सजा होने वाली है, हम लोग अभी डेथ हो जाएगी हमारी। तो वो बहुत डरते घबराते वहाँ पे प्रेजेंट होते। क्विवरिंग मीन्स ट्रेमलिंग और शेकिंग विद अ स्लाइट रैपिड मोशन। अच्छा डरते कांपते वहाँ पे राजा के सामने प्रेजेंट होते। द मेसन स्टूड देयर क्विवरिंग, इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड। और बोलते महाराज हमारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे किसकी गलती है? इट वॉज द आर्किटेक्ट, यहाँ पे जिन्होंने इस आर्क को डिजाइन किया था, जो आर्किटेक्ट था, उन्होंने हमें बोला कि ब्रिक्स का ऐसा साइज होना चाहिए एंड सो वी डिड, और हमने वैसा बनाया जैसा हमें आर्किटेक्ट ने इंस्ट्रक्ट करा। तो द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। तो ये सुनकर राजा अग्री हो जाते हैं, जस्टिफाइड फील करते हैं कि हाँ भाई सही बात है, तो जस्ट है कि जैसा तुम्हें बोला गया तुमने वैसा करा। तो अब किसकी गलती हो गई? अब ये ब्लेम किस पे चला गया? आर्किटेक्ट पे चला गया, जिसने उस आर्क का आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। सो द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। अब जिस आर्किटेक्ट ने उस आर्क को डिजाइन किया था उसको बुलाया गया। Well, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be hanged. अब जैसे आर्किटेक्ट आ गए तो राजा जी जो बहुत ही जस्ट और प्लेसिड थे वो क्या बोलते हैं? said his majesty, अपनी मैजेस्टी को ये बोलते हैं आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। अब मैं एक ऑर्डर देता हूँ, मैं ऐसा फैसला कर रहा हूँ कि आपको यू शैल बी हैंग टू डेथ, आपको इस फांसी की सजा दी जाए। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। अब यहाँ पे जब बहुत डर गए कि अब मेरे को ही फांसी की सजा मिल जाएगी, तुमको एकदम से एक छोटी सी बात याद आती है और वो किंग को रिमाइंड कराते हैं, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। अब बोलते हैं किंग आप यहाँ पे छोटी सी एक चीज को भूल गए हैं। शायद जब मैंने इस आर्किटेक्चर बनाया था इस आर्क का, तो आपने उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कराई थी, कुछ चेंजेस कराए थे, कुछ रेलेवेंट या रिक्वायर्ड या नेसेसरी आपने कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स कराए थे। सो यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। जब मैंने आपको प्लान दिखाया आर्क का जो बनने वाली है, तो आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कराए, जिस अमेंडमेंट्स की वजह से उस आर्क की हाइट थोड़ी छोटी बनी है। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड। और किंग ये सुन के बहुत गुस्से में लाल हो जाते, ये क्या हो गया? ये तो मेरे ऊपर ही बात आ गई है पूरी कि मेरी गलती की वजह से मेरा क्राउन गिरा, और मैं तो ये अनाउंस कर चुका था,
मैं तो ऑर्डर पास कर चुका था कि जिसने भी गलती करी उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, एंड आई एम वेरी फेयर विद माई वर्ड्स, आई एम वेरी मच जस्ट, आई लव जस्ट। सो द किंग सॉ इट, किंग बिल्कुल गुस्से में अब लाल लाल हो गए। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और उनका दिमाग इतना गुस्से में इतना खराब हो गया कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए और उनको क्या करना है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया गुस्से में पूरा। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। अब वो क्या बोलते हैं, बिकॉज ही इज़ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वो बहुत ही शांत हैं, वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बट अभी उनको बहुत गुस्सा आया हुआ है जिसकी वजह से उनकी शक्ल बहुत लाल हो गई है और उनका दिमाग बहुत ख़राब, उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बोलते हैं कि वो मैं जस्ट हूँ, मैं बहुत प्लेसिड हूँ। तो बोलते हैं ये भी बहुत ट्रिकी चीज़ हो गई है कि ऐसा कैसे कि ये पूरी जो ब्लेम गेम थी वो घूम के मुझ पर आ गई है। तो अब उनको थोड़ा सा वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक फील करते हैं इन चीज़ों में। सो I need some counsel. Bring to me the wisest man in this country. अब बोलते हैं मुझे काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई आके सही तरीके समझाए और जो इस कंट्री का जो वाइजेस्ट मैन है उसको बुलाया जाए, वो मुझे सलाह मशवरा करे मेरे साथ, मुझे सजेस्ट करे, मुझे काउंसिल करे, मुझे समझाए कि एग्जैक्टली इस केस में किसको हमें सेंटेंस टू डेथ करना चाहिए, हमें किसको हैंग करना चाहिए टू द न्यूज। सो द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरेट टू द रॉयल कोर्ट। सो सबसे जो वाइजेस्ट मैन था उस कंट्री में उनको राजा के सामने पेश किया गया, उनको उठा के वहाँ पे लाया गया। ने कैरेट टू द रॉयल कोर्ट, उनको रॉयल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। ही कुड नॉट वॉक एंड कुडंट सी, सो ओल्ड वॉज ही एंड देयरफॉर वाइज। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कितना ह्यूमरस वे है। अब वाइज इंसान ऐसा होता है, वाइज इंसान आइडली क्या होता है, जिसकी सोच, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो, जो बहुत वाइज डिसीजंस ले सके, जिसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत अच्छी हो, जो विजिलेंट हो, क्वाइट लॉजिकल हो, रेशनल थिंकिंग हो जिसकी। बट यहाँ पर वो किसको ले, एक ऐसे इंसान को लेके आ गए who couldn't walk, could not see, and it was so old, terribly old, that therefore he couldn't walk or see, और इसीलिए उन्होंने उसको wise man consider करा। Was he, but in a quavering voice he said, बहुत कांपते हुए डरते हुए कि अब because इतना एज, यहाँ पे ये डर नहीं रहे थे, like why quaver कर रहे थे, कांप क्यों रहे थे, because उनकी इतनी ज़्यादा एज हो गई थी, खुद से इंडिपेंडेंटली चल भी नहीं पाते और दिखता भी नहीं था, और राजा के सामने उनको प्रेजेंट किया गया। वो थोड़ा लड़खड़ा के कांपते हुए बोलते हैं, He said, the culprit must be punished. कुछ भी हो जाए राजा, जिसकी गलती है उसको सजा तो जरूर मिलनी ही चाहिए। Truly the ark it was that banged. तो अब वो बोलते बिल्कुल सही, और किसकी गलती उनको समझ में आई, उस वाइज मैन को, उन वाइज मैन को किसकी गलती समझ में आई, उस आर्क की गलती है कि जिसने आपके हेड को बैंग करा, जिसकी वजह से आपका जो ताज था, आपका जो क्राउन था वो नीचे गिर गया। So truly the ark it was that banged the crown off and it must be hanged. और बोलते और जिसकी वजह से आपका क्राउन गिर गया तो उसको जरूर हमें हैंग करना चाहिए। तो व्हाट मस्ट बी हैंग्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्क मस्ट बी हैंग्ड, ऐसा किसने बोला, वाइज मैन ने यहाँ पे किंग को सजेस्ट करा। देखो कितना ह्यूमर चल रहा है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड, to the scaffold the ark was led when suddenly a counselor said, up to the scaffold क्या होता है, वो स्टेज होता है। So let's read, a raised wooden platform used formerly for the public execution of criminals। ऐसा भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, यहाँ पर जहाँ पे ये वाला एग्जैक्टली। तो ये जो स्टेज जैसा बनाया गया, यहाँ पे चढ़ के ये जो स्टेज सा बनाया गया है जहाँ पे अभी हम किसी को, क्रिमिनल को हैंग करेंगे, विक्टिम को हैंग करें, तो ये जो स्टेज है इसको स्कैफोल्ड बोला गया है। So to the scaffold the ark was led, और टू द स्कैफोल्ड के बाद क्या थी, एक आर्क थी जिसपे वो फांसी का फंदा टांगा हुआ था। When suddenly a counselor said, और जैसे ही आर्क के पास वो फांसी का फंदा टांगा गया, बनाया गया, एक काउंसलर वहाँ पे इमीडिएटली, एक मिनिस्टर वहाँ पे खड़े होकर, उसको थोड़ा डाउट फील होता है और वो तुरंत बोलते हैं, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। अब वो बोल रहे, हे महाराजा, हे राजा, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते, इट वुड बी वेरी शेमफुल, इट वुड बी अ पिटी ऑन अस कि हम उस चीज
चीज को हैंग कर रहे हैं, जिस चीज ने आपके प्योर, आपके होली हेड को टच करा, आपके क्राउन को टच करा, और हम उस चीज को हैंग कर रहे हैं, तो ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो बहुत गलत एक्ट है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड, योर मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब क्या होता है? द इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी दैट समथिंग हैज। यहाँ पे राजा की जो खूबी के बारे में उनको बढ़ाया चढ़ा के बोलते हुए ऐसे मैजेस्टी बोला गया है। सो ट्रू, म्यूज द किंग। By now the crowd restless was muttering aloud. अब ट्रू, अब उनको बात तो सही लगी कि हाँ ये आर्क ने तो मेरे हेड को टच करा, मेरे क्राउन इससे टच होके नीचे गिरा है, तो मैं उस आर्क को कैसे मैं इस आर्क को कैसे नूज पे दे सकता हूँ, मतलब इसको आर्क को कैसे सूली पे चढ़ा सकता हूँ, उसको कैसे फांसी दे सकता हूँ। सो म्यूज्ड मीन्स से टू oneself in a thoughtful manner। अब वो बहुत सोच समझ के बहुत सोच विचार करके गंभीर तरीके से सोचते हैं। ट्रू, बात तो तुम्हारी सही है, ऐसा किंग सोचते हैं। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलॉट। और अब क्राउड तो बहुत रेस्टलेस हो गया था, ये क्या गेम चल रही है, कभी इसको बुलाया जाता है, वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको, अब किसको सजा होगी किसको होनी चाहिए, तो ऐसे करके वो थोड़े थक गए थे इतनी देर से खड़े खड़े, और वो आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ मटरिंग करने लग गए धीरे धीरे। और वो आवाज़ अब इतनी, जब ऑडियंस वो धीरे धीरे करके फुसफुसा रहे थे, वो बहुत तेज़ मटरिंग की आवाज़ आ रही थी। नाउ The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. King perceive मतलब perception, king ने ऐसा सोचा, ऐसा मान लिया। So the king perceived their mood, king को समझ में आ गया कि अब यहाँ पे लोग भी थोड़े परेशान हो रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं और कोई डिसीजन फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो लोग किंग को ये समझ में आ गया, वो उनकी सोच समझ गए। The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. Tremble करना मतलब शेक करना, अपना, और किंग ट्रेम्बल करते हैं और शेक करते हैं, और सबको, जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, जो भी पूरी पब्लिक थी, पूरी जो ऑडियंस थी, उनको बोलते हैं लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। अब क्या बोलते हैं, चलो हम इसको क्या करते हैं, इस बात को थोड़ा सा होल्ड देते हैं और इस चीज को हम नेक्स्ट प्रोसीडिंग में कंटिन्यू करेंगे, अभी हम इस चीज को पोस्टपोन करते हैं, बाद के लिए टाल देते हैं। ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, जैसे कि एग्जैक्टली कौन गिल्टी है, कौन विक्टिम है जिसको हमें पनिश करना चाहिए, वो अभी हमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को होल्ड कर देते हैं और इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, लेकिन सब लोग तो खड़े थे कि जो विक्टिम है, जो गिल्टी है, उसको तो सज़ा होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने न्यूज़ भी क्रिएट करवाया है, तो यहाँ पे तो किसी ना किसी को सज़ा मिलनी ही चाहिए, जिसके लिए पूरी ऑडियंस वहाँ पर इकट्ठी थी। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। अब वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है और बोलती है कि किसी ना किसी को तो यहाँ पे सूली पे टंगना ही होगा, और वो भी आज के आज इमीडिएटली ये डिसाइड होना ही चाहिए हम सबके सामने। The news was set up somewhat high, और वो जो न्यूज़ था, वो जो हमने देखा था ऐसा वाला, ये जो फांसी का फंदा था, इट वाज, इसको अच्छे से बना दूं। सो ये जो न्यूज़ टाइप का था, इट वॉज सेट अप समवट हाई, इसकी हाइट थोड़ी ऊंची कर दी गई। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, हर एक इंसान आया और उसमें उसको फिट करके देखा, क्या वो उस फांसी के फंदे में फिट हो रहा है, क्या उस फांसी के फंदे में फिट हो रहा है। फाइनली द किंग हु वॉज जस्ट एंड प्लेसिड, वो उसमें परफेक्टली फिट हो जाते हैं। सो बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, बट एक ही इंसान था जो इतना टॉल था कि उस न्यूज़ में फिट हो जाए। ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल, और एक इंसान उस न्यूज़ में फिट हुआ, एंड दैट्स ऑल। सो न्यूज़ क्या होता है, लूप विद रनिंग नॉट tightening as the rope or virus pulled and used to trap animals or hang people। जो हम फांसी का फंदा, जो यहाँ पर मैंने exactly अभी आपको ऐसा बना कर दिया था, something like this, so this is exactly nose, और उसमें एक इंसान फिट हुआ था, and that is the king. He was the king. His majesty was therefore hanged by royal decree। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, ये जो किंग थे, वो राजा थी, उनकी जो महानता, हे महान राजा, हे महान महाराज, was therefore hanged by royal decree, और यहाँ पे उनको हैंग किया जाता है by royal decree। so royal means किंगिश बताने के लिए, किंग मतलब बहुत ही रईसो टाइप बताने के लिए, बहुत ही लाविश, रॉयल बताने के लिए
लिए, किंग टाइप बताने के लिए। डिक्री इज एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ। अब बाय रॉयल डिक्री मतलब लॉफुल तरीके से राजा ने जो डिसाइड करा था उस तरीके से फाइनली राजा को ही हैंग किया जाता है टू death. Thank goodness we found someone, said the minister for। अब यहाँ पे कि एक और इतनी बड़ी मूर्खता है मिनिस्टर्स की। वहाँ उस टाउन के जो मेलन सिटी था वहाँ के जो मिनिस्टर्स कितने बड़े ह्यूमर क्रिएट करते हैं। वो बोलते हैं थैंक गॉड, हे भगवान अच्छा हुआ फाइनली कोई तो मिल पाया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, कि थैंक गॉड फाइनली कोई तो मिला जो इस सूली पे टंग सके, नहीं तो हमें तो इतनी देर से ब्लेम गेम चल रहा था, साइकिल घूम रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे फाइनली किसको टांगा जाए। For if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown। और अगर ऐसा हमें कोई नहीं मिलता, वो बोलते अगर हमें कोई इस न्यूज़ पे हमें हैंग करने के लिए कोई नहीं मिलता तो the unruly town might well have turned against the crown। अभी unruly town किसको बोलेगा? disorderly and disruptive and not amenable to discipline or control। मतलब disorderly जो ruled way में, अब unplanned destructive way में ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। So we had not the unruly town। अब ये जो unruly town जो बन जाता might well have turned against the crown। ये सारी चीज़ें अब अगर हम क्राउन को रिस्पेक्ट नहीं देते कि वो गिर गया और जिसकी वजह से गिरा, हमने उसको अगर हैंग नहीं करते टू डेथ तो कहीं ना कहीं हमें क्राउन हमें पनिश करता और हमें ये डिस्गाइज किया जाता या हमारे लिए एक डिसग्रेस की चीज़ होती, तो कहीं ना कहीं हमें इसका पाप लगता या अभिशाप मिलता। यू नो दिस इज ऑल्सो अबाउट सुपरस्टिशियस, बिकॉज ऐसे ही वहाँ उस जगह के लोग सारे ऐसे ही थे। इट इज़ ऑल अबाउट नॉट ओनली किंग, नॉट ओनली द मिनिस्टर्स बट द एंटायर किंगडम। सो अब वो बोलते हैं ऐसा तो करना बहुत ज़रूरी था। थैंक गॉड फाइनली हमें वो राइट पर्सन मिल गया जिसको हम इस न्यूज़ पे हैंग कर सके। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड। और हे महाराज आपकी लंबी उम्र हो, जुग जुग जिए आप, ऐसा बोलते हैं। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। और उसको सूली पे टांग देते हैं और उनकी फाइनली डेथ हो जाती है। They pondered the dilemma, then being practical minded men। अब वो क्या कर रहे हैं? They pondered the dilemma। अब dilemma क्या है? बहुत ही confusion है उनको किस चीज़ के लिए। So think, ponder का मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना carefully, especially before making a decision or reading a conclusion। So they pondered the dilemma। अब इसे बहुत गहरे दिमाग से अब मिनिस्टर बहुत सोच समझने लग गए कि अब वो ये नहीं सोच रहे कि किंग की डेथ हो गई इस तरीके से, वो ये सोच रहे कि अब अगला राजा कौन होगा। तो दे वर वेरी कंफ्यूज, किंग का कोई बेटा नहीं है, अब राजगद्दी कौन संभालेगा, हमें रूल कौन करेगा, इस सिटी का किंग कौन बनेगा। तो अब वो थोड़े से डिलेमा में होते। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, और फिर बहुत थॉटफुल वो होते हैं, बहुत दिमाग से सोच विचार करते हैं और सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम। और किसको? वो हेराल्ड्स को भेजते जो ऑफिशियल मैसेंजर जैसा काम करते हैं पुराने टाइम में। सो एन ऑफिशियल एम्प्लॉय टू ओवरसी स्टेट सेरेमोनियल प्रेसिडेंस एंड द यूज ऑफ आर्मोरियल बियरिंग्स एंड हिस्टोरिकली टू मेक प्रोक्लेमेशंस, कैरी ऑफिशियल मैसेज एंड ओवरसी टूर्नामेंट्स। अब यहाँ पे ये जस्टिफाई कैरी ऑफिशियल मैसेज, जो दूत हम बोलते हैं मैसेंजर्स, जो बोलते जो राजा के जो दूत होते जो मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फाइनली जो राजा तो अब नहीं है, तो मिनिस्टर्स होते हैं वो हेराल्ड्स को भेजते हैं प्रोक्लेम करने के लिए। प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना ऑफिशियली और पब्लिकली सबको बोलने के लिए। इन हिज मतलब फॉर्मर्स मैजेस्टी नेम, वो बोलते हैं पुराने राजा का नाम लेके बोलते हैं उन राजा की महानता में ऐसा एड्रेस करते हुए। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट। अब बोलते हैं जो भी नेक्स्ट इंसान इस टाउन के मेन गेट से एंटर होगा वो डिसाइड करेगा, वो चूज करेगा कि हमारा किंग नेक्स्ट कौन होगा, कौन हमारा नेक्स्ट रूलर होगा हमारे स्टेट का। As is our custom, customary choice है, ये तो कस्टम है, प्रैक्टिस है, ये तो उनकी प्रैक्टिस है, ये उनका ट्रेडिशन है, उनका रीति रिवाज बोलता है। This will be enforced with due ceremony, और इसको बहुत रीति रिवाजों के साथ सारे रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हुए उस जो भी पर्सन का वो नाम लेगा इंसान, उसको राजा बनाया जाएगा और रीति रिवाज के साथ उसको उस राजगद्दी को दिया जाएगा।
अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, और फाइनली वो टाइम आ गया जब वहां से एक मैन पास हो रहा था, उस सिटी गेट से अंदर एंटर हो रहा था। कौन था वो? एन इडियट। उस मुर्गों की स्टेट में एक महान मूर्ख वहां से एंटर होता है। द गार्ड्स क्राइड वेट। अब गार्ड्स को पता था बिकॉज दैट वाज अ वेरी स्पेशल पर्सन। वो स्पेशल क्यों था? क्योंकि वो पागल था? नो, बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ का अब राजा होने वाला है। सो द गार्ड्स क्राइड वेट, हु इज टू बी द किंग? डिसाइड। अब वो वहां पे बोलते हैं कि रुकिए रुकिए, अभी तुम एंटर नहीं कर सकते, पहले तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा और फिर एंटर करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं हु इज टू बी द किंग? हमारा अगला राजा कौन हो? तो वहां पे वो बोलते हैं सोचिए, या मतलब ऐसे सोचिए कि कौन होगा हमारा अगला राजा। हमारा अगला राजा कौन होना चाहिए? हु शुड बी आवर नेक्स्ट रूलर? हु शुड बी आवर नेक्स्ट किंग? और वो क्लियरली बोलते हैं अ मेलन। द इडियट रिप्लाइड, क्योंकि उनका तो फेवरेट फ्रूट होता है, वो हर चीज पर उनसे कुछ भी पूछो उनका आंसर फिक्स रहता है, दैट इज मेलन। सो दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ही लाइक मेलन्स द मोस्ट। सो यू आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर्स सेड। अब मिनिस्टर्स तो महा मूर्ख होते हैं जो बोलते हैं कि ओके, सो नाउ हियर वी हैव आवर न्यू किंग, दैट इज अ मेलन। एक खरबूजे को वो क्राउन बनाते हैं राजे का, वो राजा का जो किंग का वो जो क्राउन होता है वैल्यूएबल, जो उनका ताज होता है, वो फाइनली एक मेलन को पहनाते हैं और उनकी राज गद्दी पर उनको बिठा देते हैं। सो आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर्स सेड, क्राउनिंग अ मेलन। मेलन को क्राउन करते हुए, ताज पहनाते हुए, देन दे लेड द मेलन टू द थ्रोन। और मेलन को फाइनली वो उस राजगद्दी पे बिठाते हैं। थ्रोन इज व्हाट द स्पेशल चेयर वेयर अ किंग और क्वीन सिट्स, एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। और बहुत ही इज्जत से, विद डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, उसको बहुत ही बाइज्जत उसको मेलन को उसकी राजगद्दी देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज आवर किंग, और ये हमें रूल करेंगे। वाह, व्हाट अ आयरनी! एक ऑब्जेक्ट में बोलूँ, ये एक स्टाइलिश है, अब ये हमारा राजा हो गया है और ये अब हमें रूल करेगा। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सो दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो। ये बहुत पुरानी बात है, ये आजकल ऐसा प्रिवेल नहीं कर सकता, सोचना भी इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो when now you ask the people, so your king appears to be a melon। अब आज के टाइम पे अगर उन लोगों से बात करो कि ऐसा कैसे हुआ था कि आपके राजा एक मेलन हुए थे कभी एक टाइम पर, सो हाउ डिड दिस हैपन? तो बोलते हैं ऐसे कैसे हुआ था कि आप लोगों ने एक खरबूजे को, एक फ्रूट को, एक ऑब्जेक्ट को अपना राजा बना लिया, तो वो आपको गवर्न करेगा, वो आपको रूल करेगा, वो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेगा। दिस से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, एज अ कस्टम, ये हमारा एक रिवाज था कि ऐसा ऐसा होना था, और उस रिवाज के कारण हमारा जो नेक्स्ट किंग बना वो हमारे एक मेलन बन गए। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके। और इस पर वो जस्टिफाई करते हैं कि अगर उनकी इच्छा इसी में ही है, इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, और उनकी इसी में प्लेजर फील होता है, अगर उनकी राजा में, उनके नेतृत्व में सबको ये चीज़ एंजॉय करते हैं, इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके। अगर वो उनकी पूरी प्रजा वहां पर खुश है, हम लोग बहुत पीस में हैं, हम लोग अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें एक राजा गवर्न, हमें एक मेलन गवर्न करता था कभी। अगर एक मेलन हमारा किंग था तो हमें कोई प्रॉब्लम, वी डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग with us, for who are we to say। और अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। who are we to say कि वो मेलन क्यों है जो हमारा किंग है, या हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। So, customary क्या होता है? According to customs or usual practices associated with a particular society, place or set of circumstances। As a custom बोलते हैं ना, इस कल्चर का ये कस्टम है, इस कल्चर में ये प्रैक्टिस होती है, तो कस्टम इज अ प्रैक्टिस, अ रिचुअल जिसे हम बोलते हैं, रीति रिवाज बोल सकते हो। So, what it should be as long as he leaves us in peace and liberty। अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं, इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके। और अगर हमारा राजा एक मेलन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, विद अस, फॉर हु आर वी टू से। और अगर ये चीज़ें हमारे साथ है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि एक मेलन हमें क्यों रूल कर रहा है। व्हाट वी शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। तो हम कौन होते हैं, और हमें जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत पीस, हम बहुत सुकून में रह रहे हैं, हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें एक ऐसा राजा गवर्न कर रहा है जो कि एक फ्रूट है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है।
The principle of laissez-faire seem to be well established there. और फाइनली हमारी पोम यहाँ पे एंड होती है जब हमें पता चलता है कि इसके बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है laissez-faire के बारे में. सो लेट्स रीड. लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट टू, व्हाट यू वांट, जहाँ पे जाना है जैसे करना है, पूरी आज़ादी मिली. और द प्रिंसिपल ऑफ laissez-faire, द पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग. एक ऐसा राजा जो लोगों में इंटरफेयर नहीं करता था, जिसको जैसा करना है, जो करना है, जहाँ जाना है, सब फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम एंजॉय करो. सो द प्रिंसिपल ऑफ laissez-faire seem to be well established there. और जब से उस सिटी के, उस स्टेट के किंग एक मेलन बन गए, तब से वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी, बिकॉज वो बहुत आज़ाद फील कर रहे थे, उनको फ्रीडम थी, कोई बाउंडेशन, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, एंड दे वर लिविंग विद अटमोस्ट पीस. सो यहाँ पे एंड होती है ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खों की, इडियट भरी एक पोम. नाउ लेट्स इमीडिएटली रीड विद द समरी. और हम इस इंटायर पोम को, जिसको हमने वर्ड टू वर्ड अभी जस्टिफाई करा है, हम उसको समराइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हेड करेंगे. सो द पोम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग who ordered an ark to be built. अब एक आर्क, इट इज़ लाइक, आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसे एक आर्क बनी हुई है, दीवारें हैं यहाँ पर, और ये इसकी हाइट, इसको कितनी हाइट होनी चाहिए, और इसकी थोड़ी हाइट हो गई थी, इसकी हाइट लो हो गई थी. ठीक है. सो आर्क अ कर्व्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्पैनिंग एन ओपनिंग एंड टिपिकली सपोर्टिंग द वेट ऑफ अ ब्रिज, रूफ और वॉल अबव इट. द पोम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग, जिन्होंने ऑर्डर करा था कि उनको क्या बनवाना है, एक आर्क कंस्ट्रक्ट करवानी है. When he wrote down that ark, it hit his head and his crown fell down. और जब वो राइड करके वहाँ तक आए, वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही वो आर्क पे पहुँचे, तो जैसे इसमें वो जा रहे थे उसमें खड़े होने के लिए, तो उनका हेड उस आर्क से टकरा गया, और जिसकी वजह से उनका जो क्राउन था वो नीचे गिर गया. इट वॉज बिकॉज इट वॉज बिल्ट टू लो. और ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज उसकी हाइट बहुत छोटी थी, उसकी हाइट एटलीस्ट ऊंची होनी चाहिए, तो काफ़ी छोटी बन गई थी, इसकी वजह से उनका सिर टकरा गया. किसका? किंग का. The king thought it was dishonorable and this commanded the chief of builders to be hanged. और किंग को लगा ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है, ये डिसग्रेस है हमारे लिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऑनर को, हमारी इज्जत को हर्ट कर रहा है, ये तो डिसरिस्पेक्टेबल टास्क हुआ है. और इसीलिए उन्होंने कमांड करा कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं, जिसने इस आग को कंस्ट्रक्ट करवाया, उनको अब हम फाइनली पनिशमेंट तो देंगे. और पनिशमेंट क्या है कि उनको नूज से हैंग करेंगे. दे वुड बी सेंटेंस टू डेथ बाय hanging them to a noose. अब उन्होंने चीफ ऑफ बिल्डर्स पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन हु टर्न ब्लेम टू ब्रिक्स. अब उन्होंने क्या करा? चीफ ऑफ बिल्डर ने बोला मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बोला, वर्कमैन्स ने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करा है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, जैसा आपने बोला ही देखिए मेरे पास रिटर्न में. उन्होंने उनको दिखाया और वो किंग भी जस्टिफाई हो गया और बोलते चलिए ठीक है वर्कमैन को बुलाया जाए. और वर्कमैन बोलते हमें जैसा ऑर्डर दिया गया हमने एग्जैक्टली वैसा ही बनाया, आप इसको मेजर करके चेक कर सकते हैं. बट हमें क्या पता चला? हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज था वो छोटा था, जिसकी वजह से आर्क छोटी बनी है, आर्क थोड़ी लो हाइट की बनी है. तो अब ब्लेम किस पर ट्रांसफ़र हो गया? ब्रिक्स के ऊपर, मेसन्स के ऊपर, जो ब्रिक्स को बनाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग या ब्रिक मैन्युफैक्चर हो रही है यहाँ पे, और ये सब मेसन्स हैं. द किंग ऑर्डर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेसन हु पुट द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट. एग्जीक्यूट करना, कैरिंग आउट ऑफ अ प्लान, ऑर्डर और कोर्स ऑफ एक्शन, की इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए, प्लान को रोल आउट करना. सो द किंग ऑर्डर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेसन who put the blame on the architect. अब किंग क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन के लिए बुलाते हैं किसको? और हमें, मेरा जो ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और कौन करेगा उसको? मेसन करेंगे. who put the blame on the architect. और वो ब्लेम किस पे डाल देते हैं? सारा आर्किटेक्ट पे डाल देते हैं कि हमारी गलती नहीं है, ब्रिक का साइज ऐसे रखने के लिए हमें आर्किटेक्ट ने इंस्ट्रक्ट करा था कि ब्रिक का साइज छोटा रखना, जिसकी वजह से प्रोबेबली आपका आर्क छोटा बना है, तो हमारी गलती नहीं, हमें जैसा आर्किटेक्ट ने इंस्ट्रक्ट करा हमने वैसा करा. तो अब यहाँ पे मेसन्स फ्री हो जाते हैं और अपना ब्लेम सारा किस पे डाल देते हैं? आर्किटेक्ट्स पे डाल देते हैं. नेक्स्ट,
आर्किटेक्ट इज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट एंड इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग फॉर द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्क। अब आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, उसको बुलाया जाता है रॉयल कोर्ट में, उनको वो राजा की सभा में उनको प्रेजेंट किया जाता है और इनडायरेक्टली किसको वो ब्लेम करते हैं, किंग को। कैसे बोलते हैं कि सर, लेट मी रिमाइंड यू अ वेरी स्मॉल थिंग जो शायद आप भूल गए हैं। जब मैं आपके सामने आर्किटेक्चर इस आर्क को आर्किटेक्चर प्लान लेके आया था तो आपने उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स कराए थे, जिसकी वजह से मुझे ब्रिक का साइज छोटा कराना पड़ गया और फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि आर्क की हाइट भी थोड़ी कम हुई। So when he was brought to the royal court and he that is architect blames the king for the wrongly constructed ark। तो अब blame किस पे आ गया, घूम फिर के finally blame आ गया हमारे king के ऊपर। The placid king now grows angry and demands for the wisest man in the country to be brought to the royal court। अब किंग को बहुत गुस्सा आ गया because he was very placid। अभी तक तो बहुत शांत थे, बहुत काम कूल टेम्परामेंट के थे, बट ये बात सुनकर कि अब ब्लेम तो पूरा मेरे पे आ गया, मेरी गलती की वजह से मेरा क्राउन गिरा है और मेरे को डिसग्रेस, मेरे को इंसल्ट, मेरे को एम्बैरसमेंट फील हुई है, तो अब सज़ा तो मिलनी चाहिए बिकॉज ही वॉज जस्ट। बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा, वो गुस्से में बहुत लाल हो गए हैं और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है सही से। तो वो बोलते हैं, ही डिमांड्स फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री टू बी ब्रॉट। वाइजेस्ट मतलब भला इंसान, जो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। सो हैविंग और शोन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री टू बी ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। अब सबसे जो वाइजेस्ट मैन है उसको बुलाया, जो कंट्री, इस पूरी कंट्री का जो वाइजेस्ट मैन है उसको मेरे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। दे ब्रॉट द वाइजेस्ट मैन हु वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नाइदर सी और वॉक। अब वो जिस इंसान को वो लोग उस कोर्ट में प्रेजेंट करके लाए थे वो इतना वाइजेस्ट तो था, बट ही वाज सो ओल्ड, इतना ओल्ड था दैट ही कुडंट नीदर सी नॉर वॉक। ना तो वो ढंग से देख सकता था और ना ही अपने आप इंडिपेंडेंटली वो चल सकता था। उसको वो लोग उठा के राजा के दरबार में लेकर आए थे। अकॉर्डिंग टू हिम द आर्क मस्ट बी हैंग्ड। अब वो वाइजेस्ट मैन क्या बोलते हैं कि गलती किसकी, उनको समझ, जब उन्होंने थोड़ा बहुत सुना तो उनको फाइनली समझ में आया कि गलती किसकी थी। गलती तो आर्क की थी, क्योंकि आर्क ने आपके हेड को बैंग करा जिसकी वजह से आपका क्राउन नीचे गिर गया। तो आर्क को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और फाइनली आर्क को नोज पर हैंग होना चाहिए। नाउ The ark must be hanged when the ark is supposed to be executed। और जब आर्क को हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे थे, आर्क को हैंग कर रहे थे, तो एक जो उनमें से मिनिस्टर्स थे वो आर्ग्यू करते हैं दैट इट वुड बी अ शेम टू पनिश समथिंग, कि ऐसी चीज़ को हम पनिश कर रहे हैं वो तो बहुत ही शेमफुल होगा। एक ऐसी चीज़ जिसने हमारे जस्ट और प्लेसिड किंग के हेड को टच करा, उनके क्राउन को टच करा, हम उसको हैंग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अनजस्ट लगता है, उनको बहुत अनफेयर लगता है, बहुत ही शेमफुल टास्क लगता है। वो बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो वन ऑफ द मिनिस्टर्स आर्ग्यू दैट इट वुड बी अ शेम टू पनिश समथिंग दैट हैड टच्ड देयर माइटी किंग्स हेड। एवरीवन अलोंग विद द किंग अग्रीड। और किंग के साथ वहाँ पे जितने भी लोग थे सबने अग्री करा कि बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमें उस चीज़ को जिसने किंग के हेड को टच करा, क्राउन को टच करा, हम उस चीज़ को हैंग कर रहे हैं न्यूज़ पर। तो ये तो न्याय नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी हमारे लिए। तो हम ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते उस आर्क के साथ। तो फाइनली आर्क हमारी अब बच गई, अब आर्क को हम सेंटेंस टू डेथ नहीं कर रहे हैं। The crowd grew restless and the king promised them a hanging। अब क्राउड बहुत ही परेशान हो गया, इतनी देर से हम खड़े हैं, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा, ब्लेम गेम चल रही है फाइनली, बट किसी को तो डेथ मिलनी ही चाहिए बिकॉज इतनी बड़ी डिसग्रेस की चीज़ हुई, इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है, डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ हुई है, डिसऑनरेबल चीज़ है, बट किसको सज़ा मिलेगी अब वो देखने के लिए वो लोग एक्साइटेड भी होते हैं और धीरे धीरे वो मटर करने लगते हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है उनकी आवाज़ का। और किंग को ये समझ जाते हैं, वो ऐसा परसीव करते हैं कि यहाँ ये लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, और बट वो डिसाइड करते हैं, वो अग्री करते हैं, प्रॉमिस करते हैं लोगों से दैट कि हम किसी को सज़ा तो, हम विक्टिम जो है उसको सज़ा तो, जिसने ये गलती करी है, हु इज़ गिल्टी ऑफ, उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। देयरफॉर अ नोज वाज सेट अप एंड द वन टू फिट इट वुड बी हैंग। और देयरफॉर वो ये डिसाइड करते हैं कि जो नोज हमने बनाया था, जो फांसी का फंदा, जो ऐसा कुछ था, ऐसा जो करके कुछ फांसी का फंदा था जिसमें अभी किसी को हैंग होना था, उसमें जो भी सही से फिट हो जाए,
and noose was set up and the one to fit it would be hanged, और जो उसमें properly उस noose में fit हो जाए हम उसको hang कर देंगे. All were measured one by one, but the only one to fit was the king. सबको एक एक करके उसमें measure किया गया, but सिर्फ एक इंसान उस पूरे इतनी बड़े audience में, एक ही जितने भी जो victims थे, जो culprits थे, उनमें सिर्फ एक ही इंसान fit हुआ और वो कोई और नहीं, वो हमारे just और placid king थे. The ministers heaved a sigh of relief upon finding someone to execute. और इतने बड़े मूर्ख, उनको चैन की सांस आई, उनकी सांस में सांस आई कि यार फाइनली कोई तो उस नूस को मिल गया जिसमें हम उसको हैंग कर सके. नहीं तो नूस की इंसल्ट हो जाती, हमने इतनी मेहनत से बनवाया और कोई इंसान नहीं मिला हमें उसमें हैंग करने के लिए. सो दे फाइनली उनको कोई मिल गया कि जिसको हम हैंग कर सकें उस नूस पे. देखो जरा मूर्खता मिनिस्टर्स की. सो thus, as a result of the customary choice, the next to pass the city gate would choose the new king and the next to pass it was an idiot. और जैसे उन्होंने decide करा कि ये जो उनका royal gate था उस जगह का, so thus as a result of the customary choice, कि उनका ऐसा custom रहता है, एक रिवाज रहता है. So according to the customs or usual practices with a particular society, place or set of circumstances. So एक custom उन्होंने बनाया, customary choice थी कि जो भी next इंसान जो pass करेगा city के gate को, he or she would choose the new king, and the next to pass it was an idiot who wanted a melon to be their king. So because हर बात पे वो melon reply करता था, melon was his favorite fruit, और वो थोड़ा उसका दिमाग नहीं था, properly work नहीं करता था, वो बेवकूफ़ था, idiot था. और उससे जब पूछा गया who should be our next king, तो वो बहुत अच्छे से reply करता है melon. So the melon was given the throne with due ceremony and the town lived happily ever after. अब उस टाउन में बहुत रीति रिवाजों के साथ, बहुत इज्जत के साथ उस मेलन को, उस खरबूजे को क्राउन पहनाया गया और राजगद्दी पे उसको बिठाया गया, उस मेलन को, उस खरबूजे को. With due ceremony and the town lived happily ever after. और टाउन बाद में बहुत खुशी से रहने लग गया, बहुत पीस प्रिवेल करता था उस सिटी में और लोग अपनी फ्रीडम को बहुत एंजॉय करते, उनको किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं थी, कोई किसी चीज़ की हर्डल, ऑब्स्टिकल, बैरियर किसी चीज़ का नहीं था. They were free to do whatever they feel like. So they lived happily ever after without any interruption or any interference. बिना किसी रोक टोक के उन्होंने अपना जो पूरी लाइफ थी उसको बहुत हंसी खुशी शांति से फ्रीडम के साथ परस्यू करा. So with this ends with the nonsense and a bit humorous and ironical poem that is The Tale of a Melon City. And here ends with the poem, और जल्दी से हम इस poem को conclude करते हैं. Through this poem, The Tale of a Melon City, the poet serves the message that the rule of the monarchy is effective or not. वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो monarchy का जो rule होता है, जो एकल राज होता है, वो कितना effective है, क्या effective होता है या फिर वो नहीं होता, ये बताया गया है. Fine. So these are the crowns जिसके बारे में पूरी हमारी poem revolve कर रही थी. It was all about this crown. Now let's immediately head towards the question answers. तो सबसे पहला question आता है, narrate the tale of Melon City in your own words. हमें पूरी टेल को, ये जो पूरी छोटी सी स्टोरी है मेलन सिटी की, हमें इसको नरेट करना है इन आवर ओन वर्ड्स. आप अपने वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे को जो बहुत सिंपल लगे थे दैट वी हैव यूज्ड हियर. टेल ऑफ अ मेलन सिटी रन्स लाइक फोक tale. The city is called Melon City because its ruler is a melon. There is a curious tale around it. Once a fair and gentle king ruled over a state. एक बार की बात है जब यहाँ पे बहुत एक fair और gentle, बहुत ही just और placid king rule किया करते थे. उनको एक ark बनवानी थी. He got an ark built across the thoroughfare. As he passed under the low ark, it struck his head and he lost his crown. और जैसा ही एक बार वो वहाँ से निकल रहे थे, उस आर्क से वो निकल रहे थे लोगों को एडिफाई करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उनका हेड टकरा गया और उनका जो क्राउन था वो नीचे गिर गया. ही थॉट इट अ डिसग्रेस एंड ऑर्डर द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड. और उनको बहुत डिसग्रेसफुल एक्ट लगता है और वो ऑर्डर करते हैं चीफ ऑफ बिल्डर्स को कि उनको बुलाया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए. द चीफ ले द ब्लेम ऑन द वर्कमैन. और यहाँ ब्लेम गेम शुरू हो गया और चीफ ऑफ बिल्डर ने वो ब्लेम गेम किसको दे दिया, वर्कमैन को दे दिया.
Now, the workmen were surprised. A workman को बहुत surprise हुआ. They said that the bricks were made of wrong size. So the masons were thought guilty. तो इसलिए उनको समझ में आया कि अब गलती किसकी, गुनहगार कौन है, victim कौन है, culprit कौन है, guilty कौन है, that is the masons. So the masons shifted the blame onto the architect. और masons ने बोला हमें तो जैसा architect ने instruct करा हमने वही size की bricks बनाई. तो the architect put the blame at the king's door as he had amended his original plan. और architect ने finally blame किस पे डाल दिया, पूरा किंग का, बिकॉज किंग ने जब आर्किटेक्ट ने फाइनल वो जो प्लान लेआउट को लेके गए थे आर्क के, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस कराए थे, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स कराए थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई. तो फाइनली ब्लेम किस पे चला जाता है, किंग पे चला जाता है. Now, the king sought a wise man's counsel. अब किंग को लगा कि मुझे कोई एक समझदार इंसान आए और मुझे चीज़ों को समझा सके, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, माई हेड हैज स्टॉप्ड वर्किंग. और गुस्से में बहुत लाल हो जाते हैं. ही हेल्ड द आर्क गिल्टी एंड ऑर्डर इट टू बी हैंग. और वाइज मैन के अकॉर्डिंग किसकी गलती थी, उस आर्क की गलती थी. आर्क गुनहगार था और आर्क को सज़ा मिलनी चाहिए. सो उन्होंने ऑर्डर करा कि आर्क को हमें हैंग कर देना चाहिए. अ काउंसिलर ऑब्जेक्टेड. और उनमें से एक काउंसिलर थे, या फिर एग्जैक्टली जो यहाँ पे काउंसिलर कौन है, वो मिनिस्टर थे. काउंसिलर बोल सकते हो, मिनिस्टर कुछ भी बोल सकते हो. सो काउंसिलर और मिनिस्टर ऑब्जेक्टेड टू इट एज इट हैड टच द किंग्स हेड. अब वहाँ पे एक मिनिस्टर बोलते हैं या काउंसिलर बोलते हैं कि ये तो गलत होगा. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. क्यों ऑब्जेक्शन उनको हुई, बिकॉज उनको लगा कि वो आर्क जिसने रॉयल हेड को, रॉयल क्राउन को टच करा, हम उसको पनिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शेमफुल टास्क है, कहीं का न्याय नहीं है. तो पीपल बिकेम रेस्टलेस. और लोग भी अग्री हुए, एवरीबडी वाज ओके कि हाँ ये बात तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उस आर्क को गिल्टी नहीं बनाना चाहिए. तो पीपल बिकेम रेस्टलेस. दे वांटेड टू सी समवन हैंगिंग. लोग अब बहुत परेशान हो रहे थे और वो चाहते थे कि अब सज़ा तो किसी को मिलनी ही चाहिए. ओनली द किंग्स हेड कुड फिट. और डिसाइड किया गया कि जिसका हेड इस नोज में प्रॉपरली फिट हो जाएगा, हम उसको कल्प्रिट बना देंगे और उसको फिर हैंग कर दिया जाएगा. सो इट वाज नाउ अनाउंस्ड दैट, और उसमें सिर्फ एक ही इंसान फिट हुआ, दैट वाज नन अदर देन दैट just and placid king. He could only fit the nose, so he was hanged. और फाइनली उनकी डेथ हो गई. इट वाज, अब क्या प्रॉब्लम थी मिनिस्टर्स के आगे, वो पजल्ड हो गए, बहुत परेशान हो गए, कंफ्यूजन में आ गए. क्यों, इसीलिए परेशान नहीं हुए क्योंकि किंग की डेथ होगी, बट इसीलिए कि अब कौन किंग बनेगा, अब कौन उनको रूल करेगा. सो इट वाज नाउ अनाउंस्ड दैट द नेक्स्ट मैन हु पास द सिटी गेट वुड चूज द किंग. तो अब ये डिसाइड किया कि जो अगला इंसान यहाँ से गेट को क्रॉस करेगा, हमारे सिटी गेट को क्रॉस करके अंदर आएगा, वो पहला शख्स ये डिसाइड करेगा कि हु वुड रूल अस नेक्स्ट. So, to a surprise, an idiot came. So, he suggested a melon. So, Melon was crowned the king. He was taken to the throne. He was called Melon King. और finally, उस melon को king से नवाजा गया, उनको king बनाया गया, उनको enthroned किया गया, राजगद्दी दी गई, उनको crown पहनाया गया, सारे रीति रिवाजों के साथ, और बहुत प्राउडली, बहुत इज्जत के साथ उस सिटी को मेलन रूलर मिल गया, जो इस सिटी का नाम मेलन सिटी बन गया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. इसका आंसर मैंने अपने वर्ड्स में लिखा, आपको समराइज करके कुछ वर्ड्स को अपने चेंज करने, सो यू आर ऑल फ्री टू डू, बट मीनिंग जो कोर वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वो आपको ध्यान में रखने, दैट शुड बी कवर्ड इन दिस क्वेश्चन. हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड. आपको क्या इंप्रेशन मिला, ये आपने पूरी पोम, इस फुलिश पोम को पूरा एग्जैक्टली पढ़ा, और आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ा कि अगर जस्ट एक प्लेसिड रूलर होता है एक सिटी को, एक स्टेट को रूल करने से, तो उसका क्या इंप्रेशन पड़ा. व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट, उस स्टेट का वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड. तो लोग एंजॉय कर रहे थे, राजा की प्रजा में बहुत मजा आ रहे थे सबको, बिकॉज ही वॉज वेरी जस्ट, ही वॉज वेरी प्लेसिड. सो नाउ द स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड सीम्स टू बी बैकवर्ड रीजन फुल ऑफ इग्नोरेंट फूल्स एंड रूल्ड बाय अ whimsical king. अब यहाँ पे कितने ह्यूमरस चीज़ें और कितनी थोड़ी सी क्रिटिसाइजिंग चीज़ें लिखी. द स्टेट, वो स्टेट जहाँ पे किंग बहुत ही जस्ट था, जस्टिस पसंद था, न्याय प्रिय था, प्लेसिड था, बहुत ही काम था.
seems to be a backward region which is full of ignorant fools, जहाँ पे पूरे के पूरे fools भरे हुए हैं, and ruled by whimsical king, और वो ऐसे ही एक मूर्खता भरे king से rule हो रहा था. The king considered himself to be the custodian of people and gets an ark erected for their spiritual upliftment. और king अपने आप को मानते हैं कि मैं एक बहुत ही महान राजा हूँ, और मेरे को अपनी जब लोगों को एड्रेस करना होता है तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी एक चीज़ बनाई जाए जो मेरे बाद भी उस चीज़ से मुझे याद किया जाए. So, and gets an ark erected for their spiritual upliftment. The king's word is a command and unwritten law. अब जो king के मुंह से निकले हुए शब्द थे वो एक law थे, वो तो होना ही होना था, उसको कोई टाल नहीं सकता. The whole process of changing judgment on the appeals of the victims appear as a mock trial. अब कैसे पूरा जो process था वो कैसे blame game start हुए और वो ultimately king खुद उसमें फंस जाते हैं. The whole process of changing judgment on the अपील्स ऑफ द विक्टिम, कि एक ने बोला मैं नहीं हूँ उसकी गलती, एक ने बोला उसकी गलती मेरी नहीं है, देखो सर ऐसा नहीं हुआ मेरी नहीं, और फाइनली वो ब्लेम गेम पूरी किंग पर आई. दैट अपीयर्स एज अ मॉक ट्रायल, कि क्या ये मूर्खता वाली, कितनी हंसी मजाक वाला ये गेम चल रहा था यहाँ पर. द मिनिस्टर्स एंड काउंसिलर्स सीम्स टू बी सेल्फिश. मिनिस्टर्स को, उनको तो मतलब था कि हमने इतनी मेहनत से उस न्यूज़ को कंस्ट्रक्ट कराया, अब कोई तो वहाँ पर आना चाहिए, किसी को तो वहाँ पर फांसी पे सज़ा होनी ही चाहिए. तो वो तो बहुत सेल्फिश थे, बस अपना पर्पस देख रहे थे, और उनको ये ट्रबल नहीं था कि हमारे किंग की डेथ होगी, बट उनको ट्रबल ये था कि नेक्स्ट रूलर कौन होने वाला है. सो दे एडवाइज द किंग टू सर्व देयर ओन ends, though they appear to flatter the king and seem dedicated to the state. अब वो एडवाइस करते हैं किंग को टू सर्व देयर ओन एंड्स, वो खुद से अपनी चीज़ों को लाइक उनकी डेथ होनी थी, वो खुद से उन चीज़ों को एंड करें. दो वो बहुत ही दे अपीयर टू फ्लैटर द किंग, वो बहुत मक्खन लगाते थे, वो किंग की बहुत चापलूसी करते थे, आगे पीछे घूमते रहते थे, ओ किंग योर मेजेस्टी, ओ किंग योर मेजेस्टी, ऐसा बोल बोल के. बट एंड सीम डेडिकेटेड टू द स्टेट, ऐसा लगता था कि वो स्टेट के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बट अल्टीमेटली वो बहुत सेल्फिश थे और वो सिर्फ सेल्फ कंसर्न को प्रायोरिटी में रखते थे. The common people are uneducated and ignorant fools. जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जितने ऑडियंस थे, जो पीपल थे वहाँ के राजा के जो किंगडम में रहते थे, दे वर ऑल बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, अनएजुकेटेड थे और इग्नोरेंट फूल्स थे, बिल्कुल जिनको अपने बारे में ही कुछ सही सोच का अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. दे वर दैट फूल्स कि उन्होंने एक मेलिन को एज अ किंग अपना रूलर एक्सेप्ट कर लिया. सो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ इग्नोरेंट फूल्स वर दे. दे नीड मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, बहुत ज़रूरत थी कि उनको मेंटल और स्पिरिचुअल उनको अपलिफ्ट किया जाए. दे आर फन लविंग इन देयर क्वेस्ट फॉर फन, दे कैन क्रॉस ऑल लिमिट्स. वो बहुत ही फन लिविंग थे, उनको ऐसी चीज़ों से बहुत मज़ा आता था, हंसी मजाकिया वाले थे, और अपने फ़न के ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन उन्होंने अपने एक ऐसी चीज़ को अपना किंग एक्सेप्ट कर लिया जो कि एक ऑब्जेक्ट था. In their quest for fun, they can cross all limits. सारी हदों को पार कर गए थे. If deprived of fun, the unruly mob can rebel against the crown. और अगर उनको फन ना मिले, वो उनको किसी चीज़ में मज़ा ना आए, तो जो unruly mob था, मतलब ये जो disordered टाइप के, लाइक disorganized टाइप के, जिनको कोई गवर्न नहीं करता, फ्री टाइप के जो थे, they can rebel against the crown. तो हो सकता है कि वो क्राउन के अगेंस्ट वो लड़ते, वो अपनी सोच समझ का यूज़ करते, अपनी बुद्धि का यूज़ करके बोलते कि नहीं, हमें ऐसा किंग नहीं चाहिए जो कि एक ऑब्जेक्ट हो, जिसकी सोच नहीं है, जिसमें दिमाग नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें अपना किंग, कि हम लिविंग थिंग्स को एक ऐसी चीज़ गवर्न कर रही हैं, बट उनमें इतना दिमाग नहीं था. दे डू नॉट बॉदर वेदर द किंग इज़ अ मैन और अ मेलन. दे वांट देयर पर्सनल फ्रीडम, फ्री बिजनेस एंड पीसफुल लाइव्स. उनको कोई कंसर्न नहीं था. दे हार्डली केयर, दे हार्डली बॉदर ऑफ कि उनका रूलर एक इंसान है या इंसान नहीं है, वो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग थिंग है. उनको बस कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो सेल्फिश थे, उनको बस अपना पीस चाहिए था, उनको शांति चाहिए थी कि वो शांति से जीवन को जी सकें, उनको फ्रीडम चाहिए थी कि हमें कोई रोक टोक ना करे, हमारे पे कोई बंदिशें ना लगाया जाए. सो दे जस्ट वांट पर्सनल फ्रीडम, फ्री बिजनेस एंड पीसफुल लाइफ. तो हमें पता चला यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे जहाँ का राजा बहुत ही जस्ट और प्लेसेड होता है, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं और कैसे कहीं ना कहीं सेंस में अनड्यू एडवांटेज लेते हैं. Heading with the next question, how, according to you, can peace and liberty be maintained in a state?
So here we go with the answer. So see, this is very practical question because they're asking about students' perspective and they're asking about something in common. This question is not directly related from the chapter. तो इसमें हम personal thoughts भी दे सकते हैं. What you exactly feel like. So because question is how, according to you, like आप लोगों को क्या लगता है कि peace और liberty को maintain अगर state में करना है, so what is important? How can they be maintained in a society? कि क्या system होना चाहिए कि जिससे peace और liberty दोनों चीजें मेंटेन हो सके. ऐसी फूल्स वाली सोसाइटी की हम बात नहीं कर रहे जहाँ के राजा एक विलेन हो. लेट्स कम टू द आंसर. सो वेरियस पीपल एडवोकेट वेरियस मीन्स ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड लिबर्टी इन स्टेट. बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग चीज को एडवोकेट करते हैं. कुछ कहेंगे ऐसा होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड लिबर्टी इन सोसाइटी, और जो अलग लोग होंगे उनके थॉट्स अलग होंगे, वो दूसरी चीज को एडवोकेट करेंगे कि ये चीज होना जरूरी है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड लिबर्टी. कोई बोलेगा लाइक बिल्कुल हिटलरशिप होनी चाहिए, आप मार काट के बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन को बहुत फर्म और स्ट्रिक्ट करके आप मेंटेन कर सकते हो. कुछ कहेंगे लिबर्टी दे दो, लोग फ्री रहेंगे, माइंड फ्री रहेगा, पीस रहेगी और लिबर्टी रहेगी. सो लेट्स चेक विद दिस आंसर एग्जैक्टली. सम आर इन फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप. अब डिक्टेटरशिप को एग्जैक्टली अगर मैं लेमैन में समझाऊं तो इसका मतलब होता है तानाशाही, हिटलर रूल वाली बात, कि मार के हम लोगों को समझाएं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स इम्पोज करी जाएं, उससे हम क्या कर सकते हैं, पीस और लिबर्टी को मेंटेन कर सकते हैं एक स्टेट में. वाइल अदर्स फेवर डेमोक्रेसी. जो कुछ और लोग होंगे, वो कुछ लोग इस चीज़ को फेवर करेंगे डिक्टेटरशिप होना चाहिए, कुछ लोग फेवर करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए. वो जो भी करे उनको फ्रीडम, फ्रीनेस फील होना चाहिए, फ्रीडम इन माइंड, फ्रीडम इन थॉट्स, फ्रीडम इन हार्ट, फ्रीडम इन डूइंग. तो वो फ्रीडम चाहते हैं. आई थिंक द बेस्ट कोर्स लाइज इन गुड गवर्नेंस. बट मेरे को क्या लगता है जो बेस्ट थिंग है दैट इज द गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि ऑन द सेम टाइम हम उनको फ्रीडम भी दें, बट जहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव चीज़ होती है तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो. तो इस दोनों चीज़ का प्रॉपर बैलेंस करके हम स्टेट में, सोसाइटी में पीस और लिबर्टी को मेंटेन कर सकते हैं. So I think the best course lies in good governance. Whatever is well administered is most fruitful for the citizen as well as the rulers. जो भी चीज़ को बहुत अच्छे से अगर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दैट इज़ मोर, वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ना सिर्फ वहाँ के सिटीजन्स के लिए बल्कि वहाँ के रूलर्स के लिए. बिकॉज चीज़ें बहुत ही गवर्नड तरीके से चल रही हैं, बहुत ही एडमिनिस्टर्ड, बहुत ही प्लान्ड वे में चीज़ें मूव कर रही हैं. तो ऑफकोर्स पीस तो रहेगा, क्लैशिंग नहीं होगी, क्लैरिटी रहेगी, और एट द सेम टाइम हमने लोगों को फ्रीडम भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फ्रीडम भी दी है. सो it ensures peace and liberty to the common man. A strong state in itself is safe against any external threat. और अगर कोई स्टेट जो खुद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी, उसको किसी भी सेंस में बाहर के लोगों से थ्रेट क्रिएट नहीं हो सकता, बिकॉज वो आपस में लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, आपस में लोग काफ़ी समझदार हैं और चीज़ें अच्छे से गवर्न हो रही हैं. सो दिस व्हाट आई फील इज़ द बेस्ट. आपको लगता है थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, सो आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू इट. नाउ dedicated rulers, enlightened citizens and proper law enforcing agencies can establish peace and harmony in the state. अभी क्या बोल रहे, जो बिल्कुल dedicated rulers होते हैं, enlightened citizens जो जागरूक लोग होते हैं और बहुत ही dedicated rulers होते हैं, and proper law enforcing agency. ऐसा नहीं है कि law नहीं है, कोई rules regulations नहीं है, लोगों को govern करने के लिए कोई कायदा कानून नहीं है उस state में, तो लोग फिर undue advantage भी लेते हैं. बट सारी चीज़ों का अगर proper balance है, then can establish peace and harmony in the state. Narrow consideration based on region, religion, caste, etc. should be discouraged. अब ये जो हमारे जात पात के जो बंधन होते हैं कि कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन, सोसाइटी, कम्युनिटी, इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी और क्रिएट करते हैं, क्लैशेस क्रिएट करते हैं, ये छोटे छोटे नैरो फैक्टर्स की वजह से. तो यहाँ पर बोला गया कि जो नैरो कंसिडरेशंस होती हैं विच आर बेस्ड ऑन रीजन, रिलीजियन, कास्ट, एक्सेट्रा, दे शुड बी ऑल टुगेदर डिस्करेज्ड because these are put in threat to internal security. जब आप इंटरनली अगर आप लोगों में ही एकता नहीं है, आप ही एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक को दूसरे से थ्रेट क्रिएट हो रहा है, वो कह रहा है कि उससे लड़ने के लिए तैयार है, दूसरी कम्युनिटी तीसरे से लड़ने को तैयार है. तो जब इंटरनली ही लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक्सटर्नल, जब इंटरनल थ्रेट के चांसेस, तो एक्सटर्नल आप कैसे डिफेंड कर पाओगे लोगों को. तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो छोटी छोटी नारो कंसिडरेशंस होती हैं, जो कास्ट की बेस पे, जो रिलीजन की बेस
पे, जो रीजन की बेस पे, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। रादर इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम एक्सटर्नल थ्रेट को डिफेंड कर पाएंगे या उनके अगेन रेजिस्ट कर पाएंगे। सो दे आर पोटेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी एज दे फ्यूल डिसेंशंस अमंग द पीपल। क्या करते हैं, लोगों में और आग लगाने का काम करते हैं। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस मस्ट बी अलाउड बट रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर बी ऑब्जर्व। दोनों चीजें यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस की बात करिए, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए ओपिनियन का, देयर शुड बी फ्रीडम इन ओपिनियन, फ्रीडम इन थॉट, फ्रीडम इन माइंड, फ्रीडम इन हार्ट, दैट मस्ट बी, बट उसके साथ साथ रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर भी जरूर होना चाहिए। एक तरफ हम फ्रीडम भी दे लोगों को, दूसरी तरफ लॉ भी अपना बिल्कुल पैरेलल काम करे। तो जब ये दो चीजें हैंड इन हैंड मूव करेंगी तो स्टेट पक्का पीस और प्रॉस्पेरिटी में रहेगा, लिबर्टी एंजॉय करेंगे लोग। People should be conscious of their privileges and rights as well as duties and responsibilities. लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेजर जो पार्ट है इट इज जस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ people, the common people that prevail in particular society. तो यहाँ पे बोला गया है कि people should be conscious, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को काफ़ी alert होना चाहिए of their privileges की and rights, उनके क्या क्या privilege, उनको क्या क्या उनको liberties मिली हुई हैं, और उसके साथ साथ उनके क्या rights हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज है जो उनको शोल्डर करनी है। दिस इज द ओनली वे टू मेंटेन पीस एंड लिबर्टी इन अ पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री बोल सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आंसर। हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, suggest a few instances in the poem which highlight humor and irony. तो ये poem तो हमने देख ली, the poem is full of humorous things. ऐसे बहुत सारे instances थे जिसमें हमें पढ़ के ही बहुत हंसी आ रही थी, जिसको अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके साथ साथ हमें क्या बताना है, यहाँ पे आईनी चीज़ें बतानी है, लाइक बिटर ट्रूथ, कि लगता तो ऐसा है बट ये है ऐसा है, कि हम छोटे इंसान को बोल रहे हैं वायर कितना लंबा इंसान है। तो कैसी आईनी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करी गई हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वर्ड टू वर्ड पोम को डिस्कस करा था। तो अब हम जल्दी से यहाँ पे समराइज वे में उनको पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर को समझते हैं। So, the tale of Melancity is full of instances of humor and irony. The just and placid king, just मतलब जस्टिस जिसको बहुत ही पसंद है, न्याय प्रिय, और placid बहुत ही काम जो किंग था, he got an ark built to edify spectators. edify का मतलब क्या है, to address, जैसे स्पीच डिलीवर करते हैं लोगों को एड्रेस करने के लिए, तो edify spectators जो भी आते जाते हैं वहाँ पे लोग हैं। The kings riding under low ark and losing his crown also creates humor. तो कितने मजे की बात है कि कंट्री का इतना बड़ा राजा ने एक आर्क को कंस्ट्रक्ट कराया, और जैसे ही वो आर्क के अंदर जाता है उनका क्राउन गिर जाता है और उनको बहुत डिसरिगार्ड, बहुत डिसरिस्पेक्ट फील होती है। तो ऐसी आर्क कौन मतलब इतनी बड़ी केयरलेस कैसे हो गई कि प्रॉपर मेजरमेंट की वो आर्क भी नहीं बना सकेगी। तो सबसे बड़ा ह्यूमर तो हमें यहीं पर लगा, ठीक है। सो द किंग्स राइडिंग अंडर लो आर्क एंड लूजिंग हिज क्राउन also creates humor. पहली चीज हमें यहाँ पे पता चली, the way the accused appealed to the king and shift the blame on other is quite funny. और दूसरी चीज कैसे उन्होंने किंग ने फाइनली डिसाइड करा, because king was very much popular और famous for justice and placid nature. तो अब उन्होंने कहा न्याय तो होगा, जस्टिस तो होगा, जो जेन्युइन है वो तो होना ही चाहिए, और जिसने अगर गलती करी है तो सज़ा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। सो ही देन कॉल्स द चीफ ऑफ बिल्डर्स, चीफ ऑफ बिल्डर्स को कॉल करते हैं, और कैसे यहाँ पे एक ब्लेम गेम शुरू होती है, एक ब्लेम दूसरे को ट्रांसफर कर, दूसरा तीसरे को, और फाइनली वो सर्कल घूम के किंग के ऊपर आ जाता है। सो लाइक ऐसा लगता है कि किंग की सारी गलती है, और फाइनली किंग वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और एंड में हमने देखा था किंग की ही डेथ होती है। सो द वे द एक्यूज्ड अपील टू द किंग एंड शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स, ये भी कितना फनी इंस्टेंस है। तो सेकंड फनीनेस की कैसे ब्लेम गेम चलता है और कैसे पास ऑन हो रही हैं चीजें, ये भी क्वाइट फनी लगा हमें जब हमने पोम को पढ़ा। द अनस्टेबल बिहेवियर ऑफ द किंग ऑल्सो क्रिएट्स ह्यूमर। अब ये जो अनस्टेबल बिहेवियर था किंग का, ऑल्दो किंग बहुत ही प्लेसिड नेचर के हैं, बहुत ही जस्टिस पसंद है उनके, बिल्कुल जस्ट और प्लेसिड किंग है, बट हमने देखा था ही वाज फ्रोन, उनको बहुत गुस्सा आ गया था, वो लाल हो गए थे और उनका दिमाग काम नहीं कर, हिज हेड स्टॉप्ड हुआ कि उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, उनका दिमाग चलना बंद हो गया था, तो इतना गुस्सा आ गया था। तो यहाँ पर हमें जो इतना बड़ा किंग जो कंट्री को गवर्न करता है, इतने सारे उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, बट वो इंसान ऐसे कैसे शिफ्ट हो सकता है अपने नेचर में, अपने एटीट्यूड में, अपने थॉट्स में। सो द
the unstable behavior of the king also creates humor. The self defense of the architect is a masterpiece. और सबसे बड़ा मजेदार की तो बात थी कि कैसे आर्किटेक्ट ने अपने आप को सेल्फ डिफेंड करा अपने आप को, और पूरा ब्लेम किंग पर दे दिया। बिकॉज आर्किटेक्ट ने क्या बोला, सर लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन वेरी स्मॉल थिंग। और बहुत छोटी सी बात यह है कि जब मैं आपके सामने प्लान लेके आया था इस आर्क का, या आप बोल सकते आर्किटेक्चर मैंने डिज़ाइन किया था इस आर्क का, तो तब आपने कुछ स्लाइट अमेंडमेंट्स करवाए थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो कितने ब्यूटीफुल, कितने क्लीन तरीके से आर्किटेक्ट अपना पूरा ब्लेम किंग को दे देते हैं। तो ये तो मास्टरपीस है कि दिस इज नॉट लेस देन अ ह्यूमर यूज्ड इन द पोम। Yes, now he holds the king himself responsible for the disgrace as he had made certain amendments to his original plan. अब वो यहाँ पे क्लियर बता देते हैं कि कैसे किंग रिस्पॉन्सिबल है एंड नॉट द आर्किटेक्ट, बिकॉज किंग ने क्या करवाया था, उन्होंने ही मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू हिज ओरिजिनल प्लान। जो आर्क बनवाने का जो प्लान था उसमें किंग ने कुछ चेंजेस कराए थे जिसकी वजह से वो आर्क की हाइट थोड़ी सी कम बनी, लो हाइट का था। और जो उनका जब वो जैसे ही उसमें एंटर होते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस करते हैं, उनका क्राउन गिर जाता है और उनको क्या फील होता है, डिसग्रेस। तो डिसग्रेस का रिस्पॉन्सिबल उन्होंने किंग को ही ठहरा दिया। द किंग्स एंगर एंड इनएबिलिटी टू एक्ट कामली क्रिएट ह्यूमर। अब एक king, you know, the ruler of the country, how he became angry and unable to act calmly, ये भी ह्यूमर बताता है कि उनका इतना दिमाग नहीं चल रहा। अगर वो किंग है तो उनको तो बहुत पेशेंस रखनी चाहिए थी, चीज़ों को, मैटर को अच्छे से समझना चाहिए था और देन वाइज डिसीजन लेना चाहिए था। जैसा कि वो जस्टिस के लिए बहुत ही पॉपुलर थे और प्लेसेड नेचर की वजह से जाने जाते थे। बट ऑन द कॉन्ट्री क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, लाइक रूलर एक किंग बोल रहा है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा और किसी वाइज मैन, कंट्री के वाइज मैन को बुलाया जाए। और वाइज मैन कैसा आता है कि एक ओल्ड मैन ना तो इंडिपेंडेंटली चल सकता और ना ही उसको कुछ दिखता, वो क्या डिसाइड करेगा। कितने ह्यूमर्स हैं इस पोम में एग्जैक्टली। सो द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इज क्वाइट आयनिक। इट इज अज्यूम दैट विजडम कम्स विद एज। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि उन्होंने कैसे वाइज मैन का जजमेंट किया बाय चेकिंग कि ये जो सबसे बुजुर्ग इंसान है, ओल्ड एज है, ये इनकी इतनी एज हुई है तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया ओवर द एज। तो उनकी एज नहीं है, वो उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनको। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या ये मूर्खों की सोसाइटी, क्या मूर्खों का स्टेट है जहाँ पे ऐसे मूर्ख राजा प्रिवेल करते हैं। Then being blind, he doesn't know that an ark cannot be hanged. और वो क्या डिसाइड करते हैं, लाइक इट इज नॉट लेस देन अ ह्यूमर। यहाँ पे ये वाइजेस्ट मैन, बुद्धिमानों के बुद्धिमान महान इंसान, यहाँ पे ये ऐसा बोलते हैं कि चलो ये मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि जो हमारी आर्क है, बिकॉज जब उनने सारी बात सुनी तो उनको पता चला कि अब गलती किसकी है, तो उन्होंने आर्क को ही दोषी ठहराया। और वो ओल्ड एज जो सो कॉल्ड वाइजेस्ट मैन थे, उन्होंने बोला कि आर्क की गलती है और आर्क को ही सजा मिलनी चाहिए, तो आर्क को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। देख रहे हो, लाइक हाइट ऑफ फुलिशनेस, हाइट ऑफ फूल्स दैट प्रिवेल इन दैट मेलन सिटी। फाइन, in this melon city जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। So then being blind, he doesn't know that an ark cannot be hanged. अब उनको कभी कुछ दिखता ही नहीं, तो उनको क्या पता आग की शेप कैसी होती है, वो हैंग जहाँ पे करेंगे वो नूज उसकी शेप क्या है, उनको कभी कुछ देखा ही नहीं, तो उनको कुछ शेप्स पता ही नहीं है। सो others have eyes, yet they follow his advice and take the ark to the gallows. बाकी लोगों को तो दिख रहा है ना, तो उनने क्या देखा, उनको दिख रहा और फिर भी वो ब्लाइंडली वो भी ऐसे बिहेव करने लगे कि एज इफ उनको भी नहीं दिखता, और लिटरली उस आर्क को उस गैलो की तरफ लेके जाते हैं जो फांसी का फंदा बनाया था, जिसको हमने नूज भी बोला है, उसकी तरफ लेके जाते हैं और उसको हैंग करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। How ironic it is! Oh my God, कितनी बड़ी आयनी है ये चीज़। The king wants to keep the crowd in good humor and orders that someone be hanged.
और यहाँ पे किंग क्या करते हैं लास्ट में, द किंग वॉन्ट्स टू कीप द क्राउड इन गुड ह्यूमर। किंग चाहते हैं कि लोगों को लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने बोला है कि जस्टिस होगा, न्याय होगा, तो न्याय तो होके ही रहेगा, और अगर ये फांसी का फंदा बना है तो किसी को तो सजा मिलेगी। लाइक कैसा किंग है और कैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके। सो द किंग वांट्स टू कीप द क्राउड इन गुड ह्यूमर एंड ऑर्डर्स दैट समवन बी हैंग। अब किसी को तो हमें हैंग करना होगा, बिकॉज इतनी मेहनत से हमने उस फांसी के फंदे को रेडी करा है। ओ माय गॉड। तो प्लीज़, आपको तो बहुत ही हंसी आएगी जब आप इसको पढ़ोगे और समझोगे एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। ओनली द किंग इज टॉल एनफ टू फिट द नोज। अब घूम फिर के कहानी फिर किस पे आ जाती है? किंग पर। कैसे आ गई अब किंग पर? बिकॉज जो हाइट थी उस नोज की, जो हाइट थी उस गैलो की, उसमें एक ही इंसान फिट हो रहा था, दैट वाज द किंग। और फाइनली किंग की डेथ हो जाती है और चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती डेथ के साथ, फिर फाइनल लास्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंग की जब डेथ होती तो मेलन, एक खरबूजे महाराजा जी को महाराज का टाइटल मिलता है, उनको किंग बनाया जाता है, और बाकायदा एज अ कस्टमरी उनको सारे रीति रिवाजों के साथ, सारे रिचुअल्स कस्टम्स को प्रैक्टिस करते हुए उनको किंग का थ्रोन दिया जाता है और उनको क्राउन करा जाता है एज द मेलन किंग। नाउ तो only the king is tall enough to fit the nose. What an irony again it is. The king is hanged by his own order. King को hang कर दिया जाता है अपने खुद के order से। और एक और यहाँ पे इतनी बड़ी विडंबना आने वाली है कि वहाँ पे जितने भी काउंसिलर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऐसा चैंट करते हैं, लिव लॉन्ग किंग, लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग। और ऐसा करते करते उनकी डेथ हो जाती है और उनको हैंग कर दिया जाता है। तो ये एक और आईनी चीज है जिसको अभी हम देखते हैं। द कस्टम ऑफ नेमिंग द नेक्स्ट किंग सीम्स इक्वली रिडिकुलस। द इडियट हु passes by the city gate suggests Melon to be the next king. People who think only of their own interests do not bother whether the king is a man or a melon. और फाइनली लास्ट में जो सबसे बड़ी आईनी हमें देखने को मिलती है वो ये होती है कि जब किंग की डेथ हो जाती है तो ये डिसाइड किया जाता है मिनिस्टर्स के थ्रू, काउंसिलर्स के थ्रू, कि जो भी पर्सन फर्स्ट पर्सन एंटर करेगा सिटी गेट के अंदर से, वो डिसाइड करेगा कि हमारे स्टेट का कौन किंग होगा, हमें कौन रूल करेगा। तो वहां से सबसे पहला पर्सन जो एंटर करता है, ही इज एन इडियट, एक बेवकूफ, एक पागल इंसान। और वो ऐसा इडियट होता है कि उससे कुछ भी पूछो, ही आंसर्स एवरीथिंग जस्ट विद वन वर्ड, दैट इज मेलन, बिकॉज मेलन उनका फेवरेट फ्रूट होता है। तो यहाँ पे जब उनसे पूछा जाता है हु वुड बी द नेक्स्ट किंग या हु वुड बी आवर रूलर, तो वो सिंपल आंसर करते हैं मेलन। और ये मूर्खों की जो कंट्री थी, मूर्खों का जो स्टेट था, वहाँ पे फाइनली एक मूर्ख राजा, लाइक एक ऐसी चीज हु इज नॉट अ ह्यूमन, वो ह्यूमन तो नहीं है, वो कोई लिविंग बीइंग भी नहीं है, लिविंग क्रिएचर भी नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक फ्रूट है, वो कैसे किसी को रूल कर सकता है। बट अगेन कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि लोग खुश हैं एज फार एज देयर पीस इज मेंटेन एंड दे एंजॉय ऑल लिबर्टी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको एक मेलन क्यों ना रूल करे, एक मेलन क्यों ना उनको गवर्न करे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फनी, रिडिकुलस एंड आईनी इंस्टेंसेस जो हमने इस पोम में पढ़े थे। नाउ heading with the next question, the tale of Melon City has been narrated in a verse form. अब ये verse form क्या होता है तो पहले समझ लीजिए। जैसे twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky. तो star are how like a diamond in the star. Twinkle little star, how I wonder what you are. तो star are up above the world so high like a diamond in the sky. So sky, हाय। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो राइमिंग वर्ड्स जो पोम के एंड में बनते हैं, जिसको कहते हैं ना, आप ऐसा बोल सकते हो एक वर्ड्स फॉर्म में। जैसे अगर आपने कभी रामायण पढ़ी, दिस सिंग, और वो जो सिंग करते हैं वो बहुत ही राइमिंग वे में एंड होती है, तो उसको एक वर्ड्स फॉर्म बोलेंगे। और ये जो पोम है ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड्स है। दिस इज अ यूनिक स्टाइल विच लेंड्स एक्स्ट्रा चार्म टू एन एंशिएंट टेल। ये एक बहुत यूनिक अप्रोच है जिसके थ्रू टेल्स, छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, उनको बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंट किया जाता है।
Find similar examples in your language, share them in the class. अब हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखा है जो हमने कभी बचपन में पढ़ा था, जिसको मैं अभी इस आंसर में प्रेजेंट करूंगी. दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव, बट बिकॉज ये क्वेश्चन था तो आपको ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स पता होने चाहिए कि कौन सी ऐसी टेल है जिसको हम वर्ड्स फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं. वर्ड्स फॉर्म में जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज करके पोम फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया. सो लेट्स इमीडिएटली लुक एट दिस वर्ड्स. द फॉलोइंग पोम नरेट्स the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Let's read it. A legend of the Northland. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब देखो Northland, few, winter, through. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children took like bear's cubs in their funny furry clothes. Snows clothes. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the good Saint Peter lived into world below and walked about it preaching just as it did, below. He came to the door of a cottage in traveling round to earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Done? One. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Lay away. Therefore, she needed another. Needed का मतलब क्या होता है? गूंदना. आटा गूंदते हैं ना? We knead the dough. So kneading is गूंदना. So therefore, she needed another. एक और उन्हें need करा, and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. So one done. अब ये जो I है, I यहाँ पर होना चाहिए था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer. But she couldn't part with that. Flat that. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away. So she put them on the shelf. Shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring all day in the hard dry wood. Food. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. So she had a scarlet cap on the head, and what was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो कहीं ना कहीं उस वो जो सेंट था वो काफ़ी भूखा था, जिसकी वजह से उसको चक्कर आए थे. उसने एक शाप दिया और वो उसका जस्टिफाई हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम. जल्दी से एंड कर लेते हैं इसको. एंड एवरी country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. अब यहाँ पे उनका शाप हो गया, और जैसे कि उन्होंने बोला कि तुम भी एक बर्ड बन जाओ, खुद का घर बनाओ और खाना इधर उधर ढूंढो, और जब भूखे रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगी कि मैं कैसे भूखा था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल जो हमें रिलेट करना था एक टेल को जो वर्ड्स फॉर्म में दिया था. दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल टेल, एक छोटी सी कहानी है जो वर्ड्स फॉर्म में इटरेटेड है, जो लिखी गई है या बोली गई है.
So that's all about the discussion of all the questions, and here we end with this very foolish, very ridiculous and very irony poem of your chapter, that is the Tale of the Melon City. और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी डिस्कशन को, और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज ज़रूर दूंगी इस पोम को एंड करने से पहले कि प्लीज़ बी वाइज इन योर अप्रोच, बी वेरी मच जस्टिफाइड. हमें कभी भी जल्दीबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, फुलिशनेस से दूर रहना चाहिए, रिडिकुलस चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आईनी से हमें बचना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट माय पर्सनल मैसेज दैट आई वांट टू डिलीवर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. सो दैट्स इट. We'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye. Take care.